लेकिन सबसे शुरुआत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि गोत्र होते क्या है, गोत्र क्या है? गो का अर्थ निरुक्त में, जो वेदों का अपना शब्दकोश है, उसमें इंद्रियां होता है। तो गोत्र दो तरह से बनता है, क्योंकि हमारा शरीर दो तरह से शरीर का शाब्दिक अर्थ ही है, शरीर जिस धातु से बना है संस्कृत के, उसका अर्थ होता है बांधना। तो आपने दो चीजें कही जब शुरुआत में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जो गोत्र है उसके दो तत्व हैं। एक तो जो बायोलॉजिकल जैविक जो है, और दूसरा इंद्रिय भी। हम्म, तो इंद्रियगत जो तत्व हैं वो हमें गुरु से प्राप्त होते हैं, हम्म, और जो बायोलॉजिकल तत्व हैं वो पिता से प्राप्त होते हैं। मैं अपने पिता के ही गुणों का इतना प्रभावी रूप से अभिव्यक्ति हो सकता हूँ कि मुझे जो दुनिया में जो कुछ सीखता हूँ वो हमेशा उसके आगे मायने रहेगा। हम्म। तो वही अभिव्यक्ति प्रधान है। नमस्कार। मीमांसा के इस सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम बात करेंगे एक ऐसे संवेदनशील और जटिल विषय की जिस पर आमतौर पर कोई निश्चित संकल्पना या एक ठोस अवधारणा मौजूद नहीं है। तमाम तरह की अटकलें हैं, तमाम तरह के विवाद हैं उन विषयों को लेकर, और वह विषय है गोत्र, जाति, वर्ण। तो जाति, गोत्र और वर्ण को लेकर के आम लोगों में या फिर कि सुधीजनों में भी मतैक्य नहीं है, और कई बार विज्ञान की दृष्टि से भी इस विषय को देखें तो यह एक तरीके से बेहद कंफ्यूज करने वाला विषय है, जिस पे कि आप किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तो इस विषय पर बात करने के लिए पहले की तरह हमारे साथ हैं डॉक्टर अरुण प्रकाश। डॉक्टर साहब अपनी मौलिक प्रवृत्ति और मौलिक देशना के लिए जाने जाते हैं, और डॉक्टर साहब एक दार्शनिक, निबंधकार तथा राजनयिक तथा विविध विषयों पर अधिकार रखते हैं। तो हमने सोचा कि इस विषय पर, ये जो एक जटिल और संवेदनशील विषय है, इस पर इनसे कुछ बातचीत की जाए, जिससे कि कुछ एक हम वैज्ञानिक और दार्शनिक निष्कर्ष पर पहुंच सकें, बजाय कि किसी भावनात्मक निष्कर्ष के। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज जैसा कि हमने बातचीत में शुरुआत में कहा कि हम आज बात करेंगे गोत्र को लेकर के, जाति को लेकर के, वर्ण को लेकर के। तो गोत्र को लेकर के एक तमाम तरह की जो भ्रांतियां हैं कि गोत्र क्या है, गोत्र सगोत्र या फिर बहिर्गोत्र जैसी जो संकल्पनाएं हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं और गोत्र का क्या महत्व है। तो इस पर हम विस्तार में बात करेंगे ही, लेकिन सबसे शुरुआत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि गोत्र होते क्या है, गोत्र क्या है? ये बहुत आवश्यक और इस समय की बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। गोत्र जो है, तीन शब्द मिलते हैं जी। चिंतन परंपरा में: गोत्र, गात्र और गात्रा। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है प्राणतंतु, गात्र है धरित्री और गात्रा है शरीर। गो का अर्थ निरुक्त में, जो वेदों का अपना शब्दकोश है, उसमें इंद्रियां होता है। तो गोत्र दो तरह से बनता है। एक तो जो जेनेटिक मेमोरी होती है, जो जिसकी अभिव्यक्ति डीएनए से होती है, एक उसका अंतरण, और एक जो परसेप्चुअल मेमोरी होती है, जो अपनी इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं, उसका अंतरण। तो गोत्र सामान्य रूप से दो बातों को परिभाषित करता है कि ये बायोलॉजिकली या जैविक रूप से आप किस तरह की स्मृति परंपरा के एक अनुगामी हैं,
आपका शरीर किस तरह की गुणों और व्यवहारगत जो भी संरचनाएं हैं किस तरह के उनको अभिव्यक्त करता है, और दूसरा कि आपने किस तरह की परसेप्चुअल मेमोरी गेन की है। क्योंकि हमारा शरीर दो तरह से बनता है। शरीर का शाब्दिक अर्थ ही है, शरीर जिस धातु से बना है संस्कृत के, उसका अर्थ होता है बांधना। तो बहुत सारे तंतु, प्राण तंतु बंध करके एक शरीर के रूप में। इसको ज़रा सा और स्पष्ट करेंगे, बांधना? हाँ, शरीर का जो मूल धातु जो है वो उसका जो अर्थ है वो है बांधने से, शरीर का शाब्दिक अर्थ। तो उस बांधने में बहुत से प्राण तंतु मिल करके फिर उस शरीर को बनाते हैं। वो दो तरह से होती हैं। एक तो बहुत सारी स्मृतियाँ शरीर को बनाती हैं, एक पर्सुअल एक जो है परसेप्टिबल मेमोरी होती है, और एक बायोलॉजिकल मेमोरी होती है। शरीर जिसको हम शरीर के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, एक तो एक बायोलॉजिकल एंटिटी है, एक फिजिकल एंटिटी है। एक शरीर बना हुआ है, हड्डी है, मांस है, ऊतक हैं, कोशिकाएं हैं, लेकिन अभिव्यक्त कैसे अपने आप को करता है? तो उसकी जो पूरी अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति जो है वो दो आधार पर होती है। एक तो बहुत सारे जैविक गुणों का प्रतिनिधित्व करती है अभिव्यक्ति, और दूसरा बहुत सारे उन गुणों का प्रतिनिधित्व करती है जो हमें इंद्रिय के माध्यम से मिले हैं, जो हमने परसेप्चुअल दुनिया में आकर के सीखा है। जैसे एक जीवन में व्यक्ति अपने, एक तो आपके पिता क्या करते थे उसके बहुत सारे गुण दोष व्यवहारगत आपके अंदर आते हैं, और एक आपने जो पढ़ाई लिखाई से सीखा है वो उसका एक प्रोफेशनल एक डिनोटेशन आपका होता है। तो इस तरह से गोत्र जो है उसके दो आधार हैं। एक तो जो हमारी एक जेनेटिक पैटर्न जो है, जो जैविक रूप से हम अपने व्यवहार, जो व्यवहार विशेष हमारा जो है उसको हम जब अगली पीढ़ी में कम्युनिकेट करते हैं, और दूसरा जिसमें हम कम्युनिकेट करते हैं वो दुनिया में आने के बाद अपने इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ विज्ञान अर्जित करता है उसके माध्यम से। इसी वजह से गोत्र के दो आधार बनाए गए प्राप्त करने के, एक पिता से मिलता है और एक गुरु से मिलता है। पिता आपको जैविक रूप से गोत्र देता है, यानी पिता से आपको जैविक प्राण तंतु मिलते हैं, और गुरु से आपको परसेप्चुअल यानी इंद्रियगत प्राण तंतु मिलते हैं। और ये इंद्रियों से प्राप्त जो चीज़ें हैं, जिससे कि हमारा मन बनता है, जिससे कि हमारा मस्तिष्क बनता है, जिससे कि हमारे इस शरीर की अभिव्यक्ति बनती है, इसकी जितनी भी अभिव्यक्तियां हैं वो बनती हैं, और दूसरा ये शरीर का अपना होना, इसके जो स्वाभाविक और नैसर्गिक जो गुण हैं इस शरीर के, तो इन दोनों चीज़ों को वो मैनिफेस्ट करता है। अभी आपने दो चीज़ें कही जब शुरुआत में हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जो गोत्र है उसके दो तत्व हैं, एक तो जो बायोलॉजिकल जैविक जो है, और दूसरा इंद्रियगत। तो इंद्रियगत जो तत्व हैं वो हमें गुरु से प्राप्त होते हैं, और जो बायोलॉजिकल तत्व हैं वो पिता से प्राप्त होते हैं। मगर गोत्र तो ऐसा है कि वो दोनों मिला करके अंत में तो एक तत्व हो जाता है, क्योंकि गोत्र तो किसी भी व्यक्ति का एक ही होता है। तो इसमें हम बायोलॉजिकल तत्व का कितनी भूमिका है, और जो इंद्रियगत तत्व है उसकी कितनी भूमिका है? उदाहरण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति है और उसके पिता का गोत्र कुछ और है और उनके गुरु का जो है गोत्र वह कुछ और है, और दोनों की भूमिका बराबर है, जैविक रूप में भी और इंद्रियगत रूप में भी। इंद्रियगत रूप का मैं जो यहाँ अर्थ समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जो ज्ञान बिल्कुल से यहाँ पे मैं ले पा रहा हूँ कि इंद्रिय का अर्थ है कि जो हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जो भी ज्ञान का अर्थ है कि हम जिस भी तरह की चीज़ें सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो सारे ज्ञान में आ रहे हैं। तो उसमें जो तीसरा जो एक दोनों को जोड़ने के बाद जो उसका यौगिक होगा, जो योग होगा, वह कौन सा गोत्र होगा, वह किस प्रकार का गोत्र होगा? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि गोत्र जो है ये बायोलॉजिकल और परसेप्चुअल मेमोरी का यौगिक नहीं है। हमने कहा दो तरह से गोत्र प्राप्त किया जा सकता है। मैं अपने पिता के ही गुणों का इतना प्रभावी रूप से
एक अभिव्यक्ति हो सकता हूँ कि मुझे जो दुनिया में जो कुछ सीखता हूँ वो हमेशा उसके आगे माइनर रहेगा, तो वही अभिव्यक्ति प्रधान होगी। एक होता है कि जैविक रूप से मैं मेरी जो अपनी एक स्थिति है मनुष्य के रूप में वो उतनी अभिव्यक्त नहीं है, उतनी प्रभावी नहीं है, उतनी निर्णायक नहीं है। तो ऐसे में जो मैंने परसेप्चुअल मेमोरी से सीखा है वो ज़्यादा प्रधान है, तो दोनों में से एक ही चलेगा। अच्छा, यौगिक नहीं है दोनों का। मैंने कहा दो मार्ग से गोत्र पाया जा सकता है। गोत्र का अधिकार पुत्रों के साथ साथ शिष्यों को भी होता है। अच्छा। जैसे आप गुरु हैं तो एक तो आपका जो पुत्र है वो भी आपके गोत्र का अधिकारी होगा और जो आपका शिष्य है वो भी आपके गोत्र का अधिकारी होगा। लेकिन विज्ञान मूल उसका यही है कि फिर पुत्र कैसे होगा और शिष्य कैसे होगा। तो उसका निराकरण ये है कि एक को तो आप जैविक रूप से वह सब दे रहे हैं जो आपके पास है, और एक को आप इंद्रियों के माध्यम से, उसे स्मृति के माध्यम से वह सब दे रहे हैं जो आपके पास है। लेकिन फिर यह सवाल तो रह यानी जाता है, अपना जो प्राण तंतु है वो किसी दूसरे में दो मार्ग से अंतरित किया जा सकता है। एक तो जैविक माध्यम से, गुणसूत्रों के माध्यम से, और एक अपने ज्ञान के माध्यम से जो अपने इंद्रियों से ग्रहण करता है। मगर यहाँ एक प्रश्न फिर से रह जाता है कि जो जैविक रूप से गोत्र प्राप्त हो रहा है और जो इंद्रियों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से जो गोत्र प्राप्त हो रहा है, तो वह पात्र कौन होगा? यह पात्र का चयन कैसे होगा कि इनको जैविक रूप से प्राप्त हो या इनको गुरु के रूप से प्राप्त हो? इसमें एक और प्रश्न मैं जोड़ देता हूँ कि अगर, जैसा कि अभी आपने फिर से कहा कि अगर जैविक रूप से मतलब वो पहले से इतना अधिकारी है वो ज्ञान का, तो उनको अलग से इंद्रिय के रूप में गोत्र की आवश्यकता नहीं, मतलब अलग से गुरु की के गोत्र का अधिकारी होने की आवश्यकता नहीं है, तो वो पिता के गोत्र का अधिकारी हो जाएगा। लेकिन अगर जो है वो उतना, अगर उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है ज्ञान के स्तर पे, जैविक रूप पे ठीक है, तो वो गुरु के स्तर पे प्राप्त करेगा। बिल्कुल। तो ये जो निराकरण है, वो जो सीमा है, ये सीमा का कैसे हम सुनिश्चित करेंगे कि इनका गोत्र पिता के द्वारा निर्धारित हो या इनका गोत्र गुरु के द्वारा निर्धारित हो? देखो, पिता के द्वारा निर्धारित हो ये हम आप कैसे तय करेंगे? अच्छा। वो तो जो पुत्र के रूप में जन्मेगा वो स्वयं उसका निर्णय हो ही जाएगा उससे। लेकिन गुरु के रूप में कैसे निर्धारण हो, ये शिष्य और गुरु के बीच का संबंध है। गुरु किसमें जिज्ञासा देखता है और कौन किसी व्यक्ति में गुरुता देखता है। दोनों परस्पर मिलते हैं और वो भी सिर्फ पढ़ लेने से निर्धारित नहीं हो जाएगा। वो एक निश्चित प्रक्रिया है, जब दोनों को लगेगा कि हाँ लगभग चीज़ें हमने प्राप्त कर ली हैं इससे, तब जा कर के वो उसको मिल जाएगा। रही अब पिता से जो आपका प्रश्न है, जहाँ तक जो मैं समझ पा रहा हूँ आप जो पूछना चाहते हैं कि ये भी संभव है कि किसी का जैविक पुत्र है लेकिन वो उनके गुणों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। बिल्कुल। वो गुण उसके अंदर नहीं जाते हैं। तो यहाँ देखिए, जो रूढ़ परंपरा है वो तो पुत्र होने के नाते मात्र उसका गोत्राधिकार उसको बनता है। लेकिन फिर उस गोत्र से जो अभिव्यक्त होती हैं चीज़ें वो उस व्यक्ति से नहीं होंगी, क्योंकि देखिए दो चीज़ें होती हैं उसमें। जैसे कोई नौकरी कर मतलब परीक्षा दे करके एसपी बना है, पुलिस कप्तान, और किसी का नाम आप पुलिस कप्तान ऐसे रख दीजिए, है ना। तो जब जिसको आप जो परीक्षा दे करके और सारी कसौटियाँ पार करके पुलिस कप्तान बना है, उसको जब पुलिस कप्तान कहेंगे तो उसकी पूरी जो प्रोफेशनलिज्म है वो मैनिफेस्ट होगी, अभिव्यक्त होगी। लेकिन जिसका नाम रख दिया है उससे फिर उसका नाम और उसके अपने जो गुण हैं या उसके अपने जो कार्य हैं वो उन दोनों के बीच विरोधाभास बना रहेगा। बिल्कुल। तो ऐसे में सिर्फ उसका है या उसके गुणों का प्रतिनिधित्व करता है नहीं करता है तो बात की विषय है, लेकिन मिलने का आधार ये दो होता है। मूल प्रश्न जो है वो ये है। मैं इसको फिर से थोड़ा और सरल करके आपको स्पष्ट कर देता हूं। ये दरअसल ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि गोत्र, देखिए मूल प्रश्न आपका है गोत्र क्या है, बिल्कुल, और उसका अंतरण कैसे होता है। जी। गोत्र का शाब्दिक अर्थ मैंने कहा प्राणतंतु है। प्राणतंतु दो तरह से बनते हैं, एक आपके गुणसूत्रों से जो जैविक रूप से एक दूसरे में हस्तांतरित होते हैं, दूसरा इंद्रियों से, क्योंकि गो का शाब्दिक अर्थ इंद्रियां ही होता है।
दूसरा है इंद्रियों से। इंद्रियों से भी प्राण तत्व बनते हैं। स्मृति शरीर बनाई जा सकती है किसी की। स्मृति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज्ञान मूल रूप से हमारी स्मृति में ही होता है। तो गोत्र का अंतरण दो तरह से होता है। एक तो पिता द्वारा स्वाभाविक गुणसूत्र के माध्यम से चला जाए, और दूसरा वही जो अपने गुणसूत्रों के माध्यम से दूसरे में अंतरण करता है, वही वो अपने ज्ञान के माध्यम से भी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे मेरा पुत्र बनने का सौभाग्य नहीं मिला, तो भी वो मेरे गोत्र का अधिकारी इस रूप में बन सकता है कि वो मेरे पास रह के अध्ययन आदि करता है और उन चीज़ों से वो परिपूर्ण हो जाता है, तो फिर वो मेरे भी गोत्र का अधिकारी हो गया। अधिकारी होना और इम्पोज होने में अंतर है। ये नहीं हो गया कि अब मैं बलपूर्वक उसके पिता का गोत्र मिटा करके और अपने नाम का ठप्पा लगा दूं। ये उसके ऊपर है, वो अधिकारी हो गया। ये तो अंतरण की बात आपने बताई। हाँ, ये अधिकारी होना हाँ और इम्पोज होना, इस बात को भी आप समझते चलिए। पिता ने आपको पैदा किया, आप उनके गोत्र के अधिकारी हैं जी। लेकिन इम्पोज नहीं है आपके ऊपर। अगर इम्पोज होता तो कल किसी दूसरे गुरु का गोत्र लेकर के आपके पास से गोत्र छोड़ने का भी अधिकार नहीं होता। संन्यास में तो ये सब सारे गोत्र छोड़ दिए जाते हैं, गुरु के भी और पिता के भी। यानी ये आप अधिकारी हुए, अब आपके ऊपर है कि आप उसको स्वीकारते हैं या फिर आप उसको डिजोन करके स्वतंत्र होकर चलते हैं। हम लोग लगभग दूसरे प्रश्न पर पहुंच गए। मेरा पहला प्रश्न भी बचा हुआ है। मैं पहला प्रश्न ये कह रहा था कि गोत्र की संकल्पना ही क्या है। मतलब अगर जैसे कि आपने पिता या गुरु की बात की, उसके बाद गोत्र अंतरण होगा, पर पहला जो पिता होगा या पहला जो गुरु होगा जिनके बारे में ये होगा कि इनका गोत्र ये है, और इसके बाद इनके संतानों में या इनके शिष्यों में वो गोत्र आया होगा, तो जो पहला व्यक्ति होगा जिन्होंने कि निर्धारित किया होगा कि गोत्र नामक कोई चीज़ है और गोत्र की कोई संकल्पना है, तो वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो गोत्र की वो मूल संकल्पना क्या है। अभी तो हमने कहा कि अगर पिता के माध्यम से या फिर गुरु के माध्यम से, लेकिन जो मूल रूप से, जो प्राथमिक रूप से जब पहली बार गोत्र बना होगा, तो वो गोत्र क्या रहा होगा, कैसे किस प्रकार से गोत्र का निर्धारण हुआ होगा या गोत्र की संकल्पना कैसे आई होगी। दरअसल धार्मिक रूप से, चूँकि ये विषय विज्ञानी के साथ साथ एक पांथिक विमर्श का भी है, धार्मिक रूप से इसका ऐसे विमर्श आता है कि अलग अलग मनवंतर में सप्तर्षियों का मंडल हुआ जी। जो सप्तर्षि मंडल थे वो 7 एक ऐसे सिग्निफिकेंट लोग थे, ऐसे महत्व के व्यक्ति थे, ऐसे आप्त व्यक्ति थे जिन्होंने आत्मसंधान से अपनी मनुष्यता को बहुत सम्यकता में जिया था। और जो सबसे बड़ा दुर्गुण है मनुष्य के लिए वो ये है कि जब आप जगत में आते हैं तो यहाँ की बहुत सारी इम्पोजिशंस आपके ऊपर, बड़े सारे अध्यास आप पे लग जाते हैं। लेकिन ये ऐसे लोग थे जो इन तरह के अध्यासों से मुक्त थे। इन्होंने साक्षी होकर के संसार को देखा, इसलिए वो ऋषि कहलाए। तो ऐसे सप्तर्षियों के मंडल हैं। परिकल्पनाएं हैं कि हर मनवंतर का एक सप्तर्षि मंडल होता है। तो जैसे ये 7वां मनवंतर चल रहा है उस विमर्श के अनुसार, तो अब तक हर मनवंतर में 7 ऋषि, तो अब तक 49 ऋषियों का 49 ऋषियों के नाम आपको मिलेंगे 7 के क्रम में। तो वो 7 सप्तर्षियों के 7 मंडल यानी 49 ऋषि, तो इन्हीं की गोत्र परंपरा को ही मूल रूप से स्वीकार किया गया। मूल डीएनए वही 7, मूल डीएनए इनका इस तरह, उसका कारण ये है, इन्हीं को दायित्व दिया गया कि चूँकि ये देखिए हमारे यहाँ सृष्टि चलाने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि उत्तम से उत्तम मनुष्य पैदा हों जी। जैसे खेती करते हैं ना, तो उत्तम से उत्तम बीजों का संरक्षण, उत्तम से उत्तम उत्पादन के लिए उत्तम बीजों की आवश्यकता होती है। मनुष्य के लिए भी है कि उत्तम संतानें पैदा हों। आप हर किसी को संसार चलाने के लिए सृष्टि करने का, सृजन करने का, जब सुसंस्कृत होता है मनुष्य तो सोचता है कि सबको ये अवसर नहीं दिया जा सकता। जैसे जो लोग पशुपालन करते हैं वो कोई बहुत रैंडम ब्रीडिंग नहीं करते हैं, वो तय करते हैं कि हम इस नस्ल के का वो रखेंगे स्टालियन, जो जिससे कि हम अपनी चीज़ें चलाएंगे। मनुष्यों के अंदर भी ये संकल्पना कहीं ना कहीं, उनके अंदर भी ये विचार चलते रहे समय के साथ, अच्छे पुत्र पैदा हों। तो उसके लिए उन्होंने कुछ ऐसा तो संभव है नहीं कि फिर कुछ ही पुरुषों को प्रजनन का अधिकार दे दिया जाए। तो उसका विकल्प ये निकाला गया कि जो
प्रजनन के माध्यम से उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के शिष्य नहीं हो, पुत्र नहीं हो पाएंगे, वो उनके शिष्य बन करके उनके जैसे ही गुणों को प्राप्त करें, है ना। बड़ी महत्व की बात। तो उस लेकिन फिर दो चीज़ें चलती रहेंगी, जो गुरु की स्थिति में होगा वो किसी का पिता भी होगा। तो कुछ लोगों को पिता के माध्यम से अपने उन गुणों का अधिकारी बनाएगा और कुछ लोगों को शिष्यता के माध्यम से अपने गुणों का अधिकारी बनाएगा। तो इन्हीं सप्तर्षियों के जो पुत्र हैं वो उनके जैविक परंपरा से उनके गोत्र के अधिकारी बन जाते हैं, और जो उनके शिष्य हैं वो इसमें उनके इंद्रियों से जो उनका प्राप्त उनका ज्ञान है उनके माध्यम से, उस माध्यम से उसके अधिकारी बन जाते हैं। जो गोत्र को लेकर के जो एक सामान्य संकल्पना या सामान्य बातचीत में लोग कहते हैं कि जो ऋषियों के यहाँ जो गायें बांधी जाती थी या जो गायें रखी जाती थी, तो गो से उन्होंने गाय का अर्थ लिया, और उनको जो एक ऋषि के अंतर्गत जो लोग थे, मतलब उनके आश्रम में या उनके जो शिष्य हुए, और कहीं यहीं से गोत्र की शुरुआत हुई। इसमें क्या सच्चाई है, क्या है ये? देखिए, बहुत सारी बातें आम व्यक्तियों को समझाने के लिए उनका पर्सोनिफिकेशन किया जाता है जी। मैं अक्सर लोगों को इसका बहुत नज़दीक का उदाहरण देता हूँ। जब आप चीज़ों को पर्सोनिफाई करते हैं, उन्हीं बिंदुओं से करते हैं जिन बिंदुओं को लेकर हम बहुत यूज्ड टू होते हैं। जैसे गाय हमारे मनुष्य की एक शास्त्रित्व में सबसे लंबी सहयात्रा जो है गाय के साथ रही है। तो हम बहुत सारे उदाहरणों को गाय से जोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पुरातनता भी कि लगभग हर पड़ाव पर, हमारी पुरातनता के हर पड़ाव पर गाय हमारे साथ खड़ी रही, गोवंश हमारे साथ खड़े रहे। तो जब पर्सोनिफाई करते हैं तो गायों से उसको जोड़ देते हैं। लेकिन जो मूलतः विमर्श है वो गो का अर्थ जो है वो इंद्रियों से ही है, और जैसे कहते हैं दृष्टि गोचर। गोचर का मतलब इंद्रियों का क्षेत्र, और गोचर का मतलब गौओं की चरण भूमि भी होती है ना। लेकिन उसके 6 अर्थ गोत्र के आते हैं, जिसमें एक अर्थ जो है वो इंद्रियों का है। और कठोपनिषद में भी गोचरान शब्द अनेक बार आता है, तो वहाँ पर इसी रूप में इसको लेना सही रहेगा। एक विषय आता है कि जो शास्त्रों आदि में जो बातें कही हैं उनको समझने में। देखिए, जब तक ये ना पता हो कि कहने वाला क्या कहना चाहता था, तो हम कई बार क्या होता है कि यदि हमारी आस्था है किसी बात पर, तो आस्था में हम बहुत सतही बात को ही बहुत वैज्ञानिकता से प्रतिष्ठित कर देते हैं। बिल्कुल। और अगर हम उसके प्रति आस्था नहीं रख रहे होते हैं, तो एक बहुत ही संवर्धित और बड़ी सुसंस्कृत बात को भी हम बड़ी बेरहमी से काट देते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसमें जाने की आवश्यकता बहुत गहरे में नहीं है। लेकिन गोत्र की इस पर किसी को विवाद नहीं हो सकता कि मूल संकल्पना जो है वो इंद्रियों से ही जुड़ी है। मैं इसमें एक निष्कर्ष अभी फिलहाल निकाल लेता हूँ कि गोत्र मूल रूप से जैविक नहीं है। देखिए, मुझे लगता है इसमें किसी निष्कर्ष की आवश्यकता हमें नहीं है, बल्कि ये बहुत अच्छा विमर्श है। हमारा जो आदर्श होना चाहिए वो किसी को उपदिष्ट करने का आदर्श नहीं होना चाहिए। हमारा आदर्श जो होना चाहिए वो व्यक्ति को अधिक से अधिक यानी व्यापक समग्रता में देखने का अधिकारी बनाने का होना चाहिए, है ना। निष्कर्ष पकड़ना बुद्धिजीविता की पराजय है। तो ऐसी पराजय मैं कम से कम आपको मैं स्वीकार करने नहीं दूंगा। लेकिन मैं पुनः ये बात आपको दोहरा दूं कि गोत्र का शाब्दिक प्राण तंतु है। अच्छा, प्राण के वैसे तो कई कोश हैं जिसमें प्राण रहता है, लेकिन प्राण कम से कम 2 माध्यम से तो अभिव्यक्त होता है हमारे अंदर। एक जो हम गेन करते हैं, मतलब अपनी इंद्रियों के माध्यम से, और एक जो हम जैविक रूप से माता पिता से पा जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ जैविक नहीं है गोत्र का डिस्कोर्स। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा कि गोत्र का जो डिस्कोर्स है वो सिर्फ जैविक नहीं है, बल्कि उसमें गुरु की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, और बल्कि जो अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, बल्कि व्यापक अर्थों में सप्तर्षियों की अपनी संतानें
तो बहुत सीमित हो सकती होंगी। हाँ, हाँ। तो उनके गोत्रों का जो अधिकार रखने वाली जो मानव जाति है, उसमें ज़्यादातर शिष्य परंपरा से ही होंगे। क्योंकि अगर बहुत सतही स्तर पर देखें, बहुत आरंभिक स्तर पर भी, तो चतुर्वर्ण में एक वर्ण तो अपने आप को दावा कर सकता है सप्तर्षियों के जैविक परंपरा से होने का। बाकी 3 वर्ण उसी गोत्र का अधिकार जो है वो शिष्यता से ही पाएंगे। शिष्यता से ही पाएंगे, निश्चित। और वो हालांकि पहला जो दावा कर सकता है जैविक होने का, उसमें भी बहुत लोग शिष्य परंपरा से ही बने हो सकते हैं। यहीं से मेरा वो दूसरा सवाल है कि चूँकि मैं ये समझ पा रहा था कि गोत्र चूँकि जैविक आधार पे मूल रूप से नहीं है, बल्कि गुरु की एक व्यापक भूमिका है। तो जब हम विवाह आदि में सगोत्र या बहिर्गोत्र की बात करते हैं, कि हम विवाह आदि में इस बात का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि समान गोत्र में विवाह नहीं होनी चाहिए, है ना? जैसा कि हमारे शास्त्र बताते हैं, शास्त्र सम्मत जो बात है, या फिर सामान्य रूप से जो सामाजिक नियम है उसके अंतर्गत। तो उसके पीछे जो तर्क दिया जाता है वह यह है कि चूँकि समान गोत्र में विवाह का अर्थ ये है कि वो कहीं ना कहीं जैविक रूप से किसी न किसी प्रकार से वो जुड़े होंगे। सामान्य तर्क ये दिया जाता है, हाँ, कि मातृत्व के लिहाज से कि वो कहीं ना कहीं उनमें एक भाई बहन का संबंध, जैविक संबंध है। इस वजह से सगोत्र विवाह को मना किया जाता है। अभी मेरा सवाल वहीं से है कि अगर गोत्र जो है पूर्ण रूप से जैविक नहीं है, बल्कि वो व्यापक रूप से गुरु के माध्यम से, तो फिर इसमें इतने नियम की क्या आवश्यकता है? क्या एक गुरु के 2 शिष्य और वह गुरु परंपरा जो कि मतलब जिसके हज़ारों लाखों वर्ष हो गए हैं, तो उसमें इतनी परंपराएं विकसित हुई होंगी और इतना विस्तार हुआ होगा उसमें, कि उसके बाद विवाह में क्या मुश्किल होनी चाहिए? देखिए, वहाँ विषय विवाह का इस अर्थ में नहीं है। इसको ऐसे समझें आप, गोत्र जो आप धारण करते हैं, देखिए गोत्र इम्पोज किसी पे नहीं कह सकता। मैंने कहा आप अधिकारी हो जाते हैं, धारण आप करते हैं। सपोज आपने कोई गोत्र धारण किया है, और जैसा गोत्र आपने धारण किया, मान लीजिए आपने कश्यप ऋषि का गोत्र धारण कर लिया, तो कश्यप ऋषि की जो परंपरा है ज्ञान की, उस परंपरा के भी यदि आप प्रतिनिधित्व करते हैं, है ना, तब तो गोत्र ठीक से आपको परिभाषित कर रहा है। अब कोई जो है गोत्र से वशिष्ठ है, लेकिन उसके अंदर गुरुता और महात्म कहीं भी नहीं है, तो फिर वो वशिष्ठ गोत्र में फिर उसके साथ समस्या नहीं है। मूल बात यह है कि जो गोत्र आपने धारण किया, स्वीकार किया, इम्पोज नहीं है आपके ऊपर, थोपा हुआ नहीं है जाति की तरह। तो जो आपने स्वीकार किया, यदि वो ठीक आपके गुणों और दोषों को परिभाषित करता है, आपकी व्यक्तित्वता को ठीक से परिभाषित करता है, और दूसरी तरफ जिससे आप विवाह करना चाहते हैं उसने भी जो गोत्र धारण किया है वो भी ठीक उसको परिभाषित करता है, यानी दोनों पे शूट कर रहे हैं दोनों चीज़ें, तो फिर क्या होगा कि जो साधर्म विवाह होते हैं, जैसे आपका व्यवहार और एक स्त्री का व्यवहार, ये दोनों का एक ही मीटर पे होगा, तो आपके लिए निर्वाह कर पाना बहुत कठिन होगा। समान गुण हो जाएंगे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक साधर्म में अगर है तो वहाँ पर निर्वाह कठिन हो जाता है। लेकिन ये तभी है जब वास्तव में जो आप धारण करते हैं वो ठीक से आपकी व्यक्तित्वता को अभिव्यक्त करता हो। तो ये बात तो जाति पर लागू नहीं होती है, क्योंकि अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 लोगों का गोत्र अगर एक, नहीं, आप ये बात ठीक से समझ गए? हाँ, मैं समझ गया। तो कि यदि जो आपने धारण किया वो ठीक से अगर आपकी व्यक्तित्वता को अभिव्यक्त करता है, और दूसरे पक्ष के साथ भी ऐसा ही है, तो वहाँ पर आप बचाव कर सकते हैं। क्योंकि एक अगर दोनों का मतलब साधर्म होने का मतलब कि जेनेटिक पैटर्न एक जैसे हैं, क्योंकि जो गोत्र और गात्रा यानी प्राणतंत्र और शरीर के बीच में जो गात्र है, धरित्री, कौन धारण करता होगा प्राणतंत्र को? वो यही जेनेटिक पैटर्न ही पैटर्न। अगर वो दोनों एक साथ एक जैसे हैं दोनों के, तो बचना चाहिए।
इसके कुछ सर्टेन रिप्रिकॉशंस, इसके कुछ पिकुलर एक आपके जस्टिफिकेशंस हैं। कई लोगों ने इस पे काम किया है। एक बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट है अमेरिका का, एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर, वहाँ के जेनेटिक्स डिपार्टमेंट में इस पर कुछ काम उन्होंने किया है। वहाँ आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये तभी है कि जब आप धारण करते हैं वो। हाँ, गोत्र के गुण आप सही तरीके से अगर आपकी व्यक्तित्वता को व्यक्त करता है। हाँ। यदि मैं आपको पुरुषोत्तम कह रहा हूँ तो पुरुषोत्तमत्व तो पूरी तरीके से आपकी परिभाषा उसके अनुरूप है, तब तो फिर पुरुषोत्तम कहने के आधार पे मैं कोई आपके पर निर्णय करूं। अब सिर्फ नाम ही पुरुषोत्तम है, अब पुरुषोत्तमत्व तो नहीं है, तो फिर उसके आधार पे फिर बाकी विमर्श छूट जाते हैं। हाँ। तो जाति का जो विमर्श है वो एक आयामी नहीं है, वो बहुआयामी है। अब मैं किसी भौगोलिकता में जन्मा हूँ तो भी एक मेरी जाति है ना। अब जैसे साइबेरियन टाइगर भी है, बंगाल टाइगर भी है, नस्ल दोनों की एक है टाइगर, लेकिन जाति जो है बंगाल टाइगर और साइबेरियन टाइगर है। अलग अलग ज्योग्राफी बदलने से भी मनुष्य की उसका हर ये सर्वभूतानाम ये सभी पर ये लागू होता है। तो लेकिन जाके समाज फिर कहाँ रूढ़ हो जाता है? समाज जो है रूढ़ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ जन्म से जाकर किसके घर में पैदा हुए, इससे वहाँ फिर संकट आते हैं। जो संघर्ष हैं वो वहाँ के हैं कि जब आपने उसको एक आयाम पे जाकर रूढ़ कर दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ यही बात, इसको फिर स्पष्ट कर रहा हूँ कि यदि उसमें जन्म लेने के बावजूद आप उसको ठीक से परिभाषित नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते, तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कोई किसी कुल में पैदा हुआ है, कुल दो कुलों के भी दो आधार हैं, गुरुकुल होता है, पितृकुल होता है। अब किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए सब आईएएस नहीं निकले, बिल्कुल है ना। तो वहाँ, और जबकि वहाँ तो करिकुलम एकदम सबके लिए जैसा है। भाई घर में तो आप ये कह सकते हैं कि मैं 3 भाई थे, बड़े पिताजी ने हमारे बड़े वाले ज़्यादा ध्यान दिया, छोटा था तो हम पे थोड़ा कम ध्यान दिया, है ना। लेकिन या जो सुविधाएं या जो अवसर उपलब्ध कराए उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने मतलब न्याय नहीं किया। विश्वविद्यालय में तो एक तय पाठ्यक्रम है, सार्वजनिक कक्षाएं हैं, सब बैठ रहे, फिर भी उसमें सबके जैसे परिणाम नहीं आते। हमारी इंडिविजुअलिटी भी बहुत हद तक एक कसौटी उन सब चीज़ों में होती है। लेकिन कोई बाहर से उसको इम्पोज करने लगे, है ना। जैसे गोत्र के बारे में हमने कहा कि गोत्र के अधिकारी हो जाते हैं। मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूँ, इसको समझिए, इम्पोज हो जाते हैं नहीं। ऐसी जाति के आप किसी जगह पे जन्मे, जैसे भारत में जन्मे तो भारतीय कहने के अधिकारी हो गए। लेकिन ये नहीं है कि अब ये ऐसा ठप्पा लग गया माथे पे जो कभी मिटेगा नहीं। अब उस अधिकारी होने में भी 2 विषय है कि भारत पैदा होने मात्र से आप भारतीय कहने के अधिकारी तो हो गए, लेकिन भारतत्व तो ना हो आपके अंदर। ये तो बड़ा तो कैसे कहेंगे, जटिल तो कैसे कहेंगे। और या कोई इम्पोज कर दिया कि अब आप कुछ दूसरी पहचान नहीं उठा सकते क्योंकि यहाँ पैदा हो गए। देखिए, जाति के मामले में या गोत्र के मामले में या वर्ण के मामले में आरंभिक स्तर पे उतनी ही लिबर्टी मनुष्य को रही होगी जितना नागरिकता बदलने की लिबर्टी आज के समय में है। भारत में जन्म होकर आता है भारत में जन्म लेने के बाद अमेरिका देने को ये तैयार हो और आप नागरिकता लेने के लिए व्यवस्थाएं पूरी करते हैं, तो जितनी सहजता से आप अमेरिकी हो जाते हैं, ऐसे ही किसी जाति में पैदा होने के बाद, किसी भौगोलिकता में पैदा होने के बाद जैसे भौगोलिकताएं बदलती हैं, ऐसे यदि दूसरे वाले स्वीकारने को तैयार हो। समस्या कहाँ जाती है कि अमेरिका लेने को तैयार है आपको, कई बार भारतीय बने रहना, लेकिन इस अमेरिका की जो आप तो दादागिरी वहीं आ जाती है। लेकिन उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? मूल बात ये है ना, जैसे कि अमेरिका का प्रतिनिधित्व तो वहाँ का एक प्रतिनिधि है, एक स्टेट कर रहा है, एक स्टेट कर रहा है। अभी हम जैसे कहें कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण होना चाहता है, तो उस ब्राह्मणत्व का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? वो कैसे, कोई मठ है, कोई मंदिर है, ऐसा देखिए आज के समय में तो ऐसे कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं है, लेकिन पहले बहुत सी समितियां, सभाएं इसके निर्णय के लिए होती थी, विद्वत सभाएं। जबकि कॉन्सेप्ट हैं तब ऐसी सभाएं और समितियां ऐसी थीं, क्योंकि ऐसे बड़े उदाहरण हैं। जैसे विश्वामित्र जो हैं उनको ब्रह्मर्षि बनाया गया, उनको ब्रह्मर्षि कहा गया। बाद में राजर्षि थे ना, वो तो राजकुल में पैदा हुए थे, क्षत्रिय थे।
हाँ, लेकिन बाद में विश्वामित्र को कभी तो और ब्रह्मर्षि बनने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ करना पड़ा, उनका काफ़ी संघर्ष रहा, लेकिन एक समय के बाद उनको स्वीकारा गया उसमें। तो उन संघर्षों की बात तो आती है, परंतु उनकी जाति तो नहीं बदली कभी। उनकी जाति तो अगर क्षत्रिय नहीं बदल गई। जब वो ब्रह्मर्षि हो गए तो जाहिर सी बात है कि वो ब्राह्मण हो गए। विश्वामित्र नारद जो है वो दासी पुत्र थे, वो देवर्षि कहे गए, देवऋषि हो गए। दासी पुत्र होना तो। और एक और आपको मैं और नज़दीक का उदाहरण दे दूं जो आप शायद जानना चाहते हैं। हाँ। महाराज शांतनु 2 भाई थे। हाँ। बड़े भाई का नाम था देवापि जी। दोनों एक ही पिता के पुत्र थे। महाराज शांतनु के बड़े भाई देवापि जो हैं वो थोड़े आध्यात्मिक भाव के थे। वो जंगल आदि में चले गए स्वसंधान करने, तपस्या करने, लंबे समय तक नहीं आए। इधर नए राजा का निर्णय होना था, तो महामात्यों ने, राज्यसभा ने शांतनु को राजा बना दिया। लंबे समय तक जब बारिश नहीं हुई तो ये विषय उठा कि बारिश ना होने क्या कारण है। तो महामात्यों ने फिर इस बात का निर्णय किया कि क्योंकि एक अन्याय हुआ है कि बड़े पुत्र और राज सिंहासन के अधिकारी के जीवित होते हुए छोटे को राजा बना दिया गया, इसलिए जो है देवता नाराज हैं, बारिश नहीं हो रही। शांतनु को ये बात लगी कि जैसे ये इसका कारण मैं हूँ, अपराध बोध हुआ। शांतनु अपने भाई देवाप को खोजते हुए वन में गए। देवाप उनको मिले, उन्होंने देवाप से निवेदन किया कि इस अधर्म का कारक मैं हूँ कि मैं आपके होते हुए राजा बना, लेकिन सजा तो पूरी राज्य भोग रहा है, बारिश से परेशान है, बारिश ना होने से परेशान है। तो आप चल करके और राजा बन जाइए और राज्य का निर्वहन करिए। देवाप ने कहा मैं कैसे राजा बन सकता हूँ, मैं तो ब्राह्मण हो गया हूँ। शांतनु ने कहा फिर उसका क्या होगा? वो ब्राह्मण कैसे हो गया? मतलब उसके साधना से, स्वसंधान से हो गए, वृत्ति बदल गई उनकी। उन्होंने कहा कि फिर आप जाति में उन्होंने कहा कि फिर बारिश कैसे होगी? हाँ। इसका अगला पक्ष और रोच, बारिश कैसे होगी? उन्होंने कहा बारिश के लिए, देवाप ने कहा कि बारिश के लिए आपको यज्ञ करना पड़ेगा, आप यज्ञ करिए, मैं पौरोहित्य करने आऊँगा। ये एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन एक देखिए, जो बात आप शायद समझना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का दोहराव रूढ़ जब हो जाता है फिर उसके तत्व नाश हो जाते हैं। हर तत्व को अभ्यास में लाने के लिए कुछ पर्यायों की आवश्यकता होती है, लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी होता है कि वह पर्याय तत्व नहीं है। जब तत्व उन्हीं पर्यायों का भी दोहराव होता रहे और समय के साथ पर्याय भी न बदले जाएं तो तत्व भी विनष्ट हो जाता है, तत्व का भी नाश हो जाता है। क्योंकि तत्व की जो अपनी अपरिवर्तनशीलता है वो इस पर निर्भर करती है कि उसके पर्याय कितने काल और युग के अनुरूप बदल रहे हैं, है ना। किसी तत्व का अविनाशी होना इसी पर निर्भर करता है कि वो तत्व अपने आप को जिन पर्यायों से अभिव्यक्त करता है वो पर्याय कितने डायनेमिक हैं। ठीक, अगर वो पर्याय डायनेमिक नहीं होंगे तो तत्व भी अविनाशी नहीं है, उसका नाश हो जाएगा। ये बात इस पर भी लागू होती है। और जितने भी शास्त्रीय विमर्श हैं, जो विमर्श उठे थे वो बाद में विकृति क्यों बन गए? क्योंकि उन विमर्शों ने जिन पर्यायों का सहारा लिया था, बाद में आपने उन्हीं पर्यायों को तत्व मान लिया और तत्व तो बहुत पीछे छूट गए, और फिर अब उन पर्यायों को बदलने को भी आप राजी नहीं, आप उसी को पकड़ के बैठ गए। तो कोई विमर्श इससे अछूता नहीं है, इस विकृति से, चाहे वो जाति का विमर्श हो, चाहे वो वर्ण का विमर्श हो, चाहे गोत्र का विमर्श हो। अभी मैं वर्ण पे आऊँगा, लेकिन मूल बात जो है जो समझने की कि गोत्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको किसी ने बैठ करके कमरे में अपने टेबल पे बहुत क्लैरिकल वे में डिफाइन कर दिया और फिर मनुष्यता उसको अपने सर पे लेके चलने लगी। जी बिल्कुल। गोत्र एक ऐसी चीज़ है जिसको मनुष्यता अपने अभ्यास में लेकर चलती थी, पहले से अपने स्वाभाविक संधान में लेकर चलती थी, भले ही उसको गोत्र के रूप में नहीं पहचानती थी, वो लेकर चल रही थी। एक व्यक्ति कोई आया, एक कोई
कोई ऋषि आया, कोई विद्वान आया, कोई विज्ञानी आया, जिसने उसके उस बिहेवियरल पैटर्न को समझ करके इसे गोत्र कह दिया। और उसने ये भी पहचाना कि ये सिर्फ ज़रूरी नहीं कि पिता से ही मिले, ये बाई ट्रेनिंग भी दिया जा सकता है किसी को, है ना, बाई सरमन भी किसी को दिया जा सकता है। तो इसका विमर्श इस तरह चलेगा। अभी बातचीत के दौरान दो चीज़ें तो स्पष्ट हो रही हैं। पहली चीज़ कि गोत्र की वैज्ञानिकता जो है वो ज़्यादा सुदृढ़ मालूम होती है, क्योंकि एक तो वो जेनेटिकली भी मिल रहा है, दूसरा वो ज्ञान के माध्यम से भी मिल रहा है ना। जाति पे थोड़ी संदिग्धता आती है ना। जाति जिसको मिलना चाहिए कि जाति में जो उस जाति के गुणों को धारण करने वाला हो, ना तो इस तरह का कोई ठोस इंस्टीट्यूशन है कि हाँ ये व्यक्ति इन जाति के गुणों को धारण करता है तो हम इसको वो जाति सौंपते हैं या वो उस जाति का अधिकारी बनाते हैं। जबकि गोत्र में जो एक पैटर्न है, जेनेटिक पैटर्न है, वो कहीं ज़्यादा ठोस है। परंतु हम जब सामाजिक रूप में देखते हैं तो गोत्र बल्कि ज़्यादा हम थोड़ा हल्के मामले में लेते हैं गोत्र को, जबकि जाति ज़्यादा रूढ़ मालूम होती है। तो जाति का रूढ़ होना क्यों, जाति के स्थान पे हम क्यों ना गोत्र को अपनाया जाए, क्योंकि गोत्र में तो ऐसा हो सकता है कि एक जो शूद्र वर्ण का व्यक्ति है या शूद्र वर्ण से संबंधित जाति का व्यक्ति है, उसका गोत्र वह हो सकता है जो कि समान रूप से किसी ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति का हो। तो उस मामले में तो समानता भी आ सकती है, डीएनए पैटर्न भी मैच कर सकता है आपका, और इसमें भेदभाव भी कम है। तो क्या ऐसा लगता है कि ऐसा किया जाना चाहिए, या फिर इसके गोत्र के थोड़े कमज़ोर होने और जातिगत संस्था के मजबूत होने के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, जो विचार जितना सतही होता है वह उतना ही बहुसंख्य को प्रभावित करता है। जब आप कोई आदर्श चुनते हैं तो बहुत ऊंचा चुनते हैं, व्यवहार में आते आते वो बहुत अपने बड़े आंशिक रूप में रह जाता है। लेकिन अगर आपको व्यवहार चुनने का ही अधिकार दे दिया जाए, कोई आदर्श आपके सामने ना रखा जाए, तो आप अनुकूल से अनुकूल अभ्यास अपने लिए चुनेंगे, और जितने ज़्यादा अनुकूल चुनेंगे उतने ज़्यादा सतही होगी। जाति का विमर्श बहुत सतही विमर्श है, जिसमें किसी विज्ञानी विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, किसी शास्त्रीय विमर्श की आवश्यकता नहीं है, किसी बहुत गहन डिस्कोर्स की आवश्यकता नहीं है। आप जो बात कह रहे हैं बहुत सावधानी से कहने की आवश्यकता भी है। किसी गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है ना, किसी सद्गुणी व्यक्ति का पुत्र होने की आवश्यकता नहीं है। और यदि ऐसा अवसर नहीं मिला जैविक रूप से कि एक अच्छे पिता के पुत्र बने, अच्छे गुणसूत्र प्राप्त करें, तो फिर आपको अपने योग्य गुरु खोज करके वो योग्यताएं अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त करने का दबाव नहीं है जाति में। स्वतंत्र है, यहाँ पैदा हुए झंडा उठाए। तो जो विमर्श जितने ज़्यादा सतही होते हैं, समाज में उतना आसानी से रूढ़ हो जाते हैं। लेकिन किसी विषय का समाज पे रूढ़ हो जाना हमें इस बात से वंचित नहीं कर सकता कि हम उसके आदर्श का विश्लेषण करें, उसके आदर्श को समझने का प्रयास करें। ये संघर्ष चलते रहे हमेशा से मनुष्यता के साथ, ये चलते रहेंगे हमेशा मनुष्यता के साथ। दो तरह का समाज में दो तरह की धाराएं हमेशा रही हैं, एक जो आदर्श का मनन चिंतन और स्थापना करती है, और एक जो बहुत ही सतही विमर्शों की प्रतिष्ठा करती है संख्या के आधार। अब एक बहुत रोचक बात है कि जो हमारी चिंतन धारा रही होगी पहले, जो अभी देखने पे एक उसका स्वरूप बनता है, आप अपने सत्य के सहारे, आप अपने सत्य के साथ सहस्त्र के सामने खड़े हो सकते हैं। फिर एक धारा आती है जो कहती है चूंकि मेरे पास सहस्त्र का बल है इसलिए मैं ही सत्य हूँ। जब आप
बहुत जनरल लेवल पर आते हैं समाज के आधार पे, तो समाज को अगर दोनों में से कोई आदर्श चुनना होगा तो वो अपने सत्य के सहारे सहस्त्र के सामने खड़े होने का आदर्श नहीं चुनेगा, बल्कि वो सहस्त्र को संग्रहित करके अपने ही को सत्य प्रतिष्ठित कर देगा। बिल्कुल। समाज क्यों बना, संस्थाएं क्यों बनी? आप कहते हैं ना कि कोई व्यवस्थित संस्था नहीं, ऑर्गेनाइज समाज नहीं है। ये ऊपर देखने के लिए तो आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन एक चिंतक का यह आदर्श नहीं हो सकता कि कोई व्यवस्था हो, कोई संस्था हो। इस बात को बहुत ध्यान समझने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के भीड़ के पीछे भय होता है, भय ही भीड़ का निर्माण करती है। और भीड़ का एक ही काम रहा है अनादिकाल से कि भ्रमों को प्रतिष्ठित करना, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। कोई संस्था बनेगी एक भ्रमों को प्रतिष्ठित करेगी। लेकिन भीड़ जब आप आईएमए के रहते हुए आप संजीवनी बोटी खोज भी लेंगे ना, आईएमए उसको सर्टिफाई नहीं करेगी। लेकिन भीड़ जब आपके व्यक्तित्व को प्रतिस्थापित कर रहा है, स्थापित कर रहा है, और भीड़ ही आपके व्यक्तित्व को रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो भीड़ से इस बात का रिकॉग्निशन लेना भी ज़रूरी हो जाता है कि नहीं हो जाता है। यदि भीड़ ही आपके व्यक्तित्व को प्रतिष्ठापित कर रहा है, आपकी व्यक्तिकता भीड़ के विवेचन और उनके सर्टिफिकेशन पे टिकी है, तो सिवाय एक बहुत बड़े भयभीत व्यक्ति के आप कुछ नहीं। ये बात तो मतलब एक सहज मनोवैज्ञानिक, एक सहज मनोविज्ञान काम करता है कि आप 10 लोग परीक्षा देते हैं और आप फेल हो जाएं, आपको पता चले कि नहीं बाकी 10 के 10 फेल हो गए हैं, तो आपको फेल होने का भय चला जाता है। बिल्कुल। जिस तरह की वृत्ति हमारी होती है, हम पूरा समाज, अगर हमें ये पता चल जाए कि मैं ही आलसी नहीं हूँ, जगत ही आलसी था, और कहीं अगर कहीं शास्त्र में उल्लेख मिल गया कि कृष्ण भी बहुत आलसी थे, धक्का मार के जगाए जाते हुए 12 बजे उठते थे, आप निश्चिंत हो जाएंगे। फिर आपके जो अपराध बोध है ना कि मैं 12 बजे तक सोता हूँ, ये जाता रहेगा। फिर आप वो ढूंढ लेंगे कि हाँ वो तो ये जब करते थे। लेकिन ये हमारा आदर्श नहीं है, ये विकृति है चिंतन की। तो जब ये हावी हो गई और इससे निर्णय होने लगे, तो फिर इस तरह के परिणाम आने स्वाभाविक है। मेरे कहने का अर्थ वो नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये है कि जैसे समाज में कोई भी व्यक्ति है, जो आपने बात कही वो मतलब बहुत दशमलवांश तरह के व्यक्तियों के लिए तो ठीक बनती है बात, लेकिन अगर सामान्य व्यक्तियों की बात करें तो उनके व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा तो समाज करता है कि यह व्यक्ति किस प्रकार का है, इस व्यक्ति में क्या गुण है क्या नहीं है, किस जाति का है, किस वर्ण का है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब चूँकि समाज उसकी स्थापना करता है, समाज ही उसी के अनुसार समाज उससे अपेक्षा करता है, समाज उसके बारे में बाकी सारे मानक तय करता है। तो अगर कोई व्यक्ति, समाज ने अपने मानकों के हिसाब से ये तय किया कि जन्मना आधार पर जातिगत व्यवस्था हो, तो हम समान रूप से ही मान रहे हैं कि जन्मना आधार पर जातिगत व्यवस्था चल रही है। तो उसमें यह कहना कि नहीं यह व्यक्ति किसी दूसरी जाति के गुणों को धारण करता है, तो हम उसको दूसरी जाति में शिफ्ट करें, और शिफ्ट करना कोई बहुत महत्व की बात नहीं है। शिफ्ट करना इसलिए सिर्फ आवश्यक हो रहा है क्योंकि उसमें शिफ्ट मात्र हो जाने से समाज की उसके प्रति मनोदशा बदल जा रही है, क्योंकि समाज उसी को लेकर चल रहा है कि इस जाति के ये गुण है, इस जाति के ये गुण है, और वो शिफ्ट होने की कोई भी वस्तुनिष्ठ व्यवस्था नहीं है। हम एक संस्था की बात इसलिए करते हैं, संस्था में ज़रूरी नहीं कि वो वस्तुनिष्ठता ही हो, लेकिन फिर भी जो न्यूनतम वस्तुनिष्ठता हम एक संस्था से, एक सभा से उम्मीद कर सकते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि एक कोई ऐसी संस्था भी नहीं है कि वो ये कह सके कि हाँ आपके जाति परिवर्तन हो जाए। जैसे गोत्र में तो है कि हम अगर किसी गुरु के अंदर किसी मतलब वैसे गुरु के परंपरा में आ जाएं जिसमें कि हमारा हम उनसे ज्ञान या इंद्रियगत ज्ञान अर्जित कर सकें, वैसे अभी भी वैसी व्यवस्था है नहीं। मतलब जैसे समझ में आती है कि ऐसा अगर हुआ होता कि हम इस गुरु की परंपरा में चले जाते या हम उस गुरु से कुछ सीखे होते, उनसे इंद्रियगत ज्ञान हासिल किए होते, तो हम वो व्यवस्था चेंज कर सकते थे, बदल सकते थे। मगर जाति में तो वो भी स्कोप नहीं रह जाता है, जबकि जाति कहीं ना कहीं ज़्यादा रूढ़ व्यवस्था है। इसलिए मैं एक संस्थागत ऐसी व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सामान्य रूप से तो हम उसको रिकग्निशन ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी वस्तुनिष्ठ संस्था होती, न्यूनतम वस्तुनिष्ठता होती,
तो भी हम ये उम्मीद कर सकते थे कि हाँ, इसका जाति परिवर्तन हो सकता था। अगर वो नहीं है, जैसे नागरिकता बदलने की बात, इसीलिए मुश्किल आ रही है कि वो एक व्यक्ति एक एक्स जाति के गुणों को नहीं धारण करते हुए भी उस जाति में है, और दूसरा व्यक्ति उस किसी दूसरे वाई जाति के गुणों को धारण करते हुए भी एक्स जाति में फंसा हुआ है। तो ये इसलिए मैं एक संस्थागत देखिए, की बात कर रहा हूँ। सामाजिक अनुशंसाएं और सामाजिक अपेक्षाएं, ये किसी व्यक्ति के उसकी व्यक्तित्वता के निर्धारण का बहुत सतही पैमाना है। जी। कि जितना ये दो प्रश्न जो आपने रखे, समाज ने प्रतिष्ठित कह दिया इसलिए प्रतिष्ठित हैं, और समाज ने निंदित कह दिया इसलिए निंदित हैं, दोनों एक ही स्तर की चीज़। हाँ, बिल्कुल। उस प्रतिष्ठा को आप स्वयं नहीं उसके बोध में हैं, और जो निंदा इम्पोज हुई है वैसी आप अपने प्रति वैसा निंदित भाव नहीं रखते हैं, तो आप दोनों से अलिप्त हैं, मुक्त हैं। लेकिन आपने कहा कि हर व्यक्ति ऐसा निर्लिप्त होकर के नहीं सोच सकता है। ऐसा निर्लिप्त होकर वो नहीं सोच सकता है। जितने जो बड़ा समाज जो है, जिसने जो अपने आप कहता है कि हम एक सोशल इनजस्टिस के शिकार रहे, उसके पीछे एक भावना काम करती है। सोशल इनजस्टिस का शिकार वही रहा जो समाज पर जितना ज़्यादा निर्भर हुआ, सामाजिक अन्याय का शिकार वही सबसे ज़्यादा हुआ। जी। और समाज पर ज़्यादा निर्भर कौन हुआ? जिसको कहीं ना कहीं अपने स्वसंधान को लेकर के एक संदेह की स्थिति थी, असमर्थता की स्थिति थी, और दूसरा वो इतना गहरे में नहीं उतरना चाहता था। ध्यान रखने की बात है, ये व्यक्तिगत स्तर नहीं है, ये एक सामूहिक स्तर है। मैं सामूहिक बता रहा हूँ, क्योंकि मनुष्यता तो बाद में फैली है ना। अगर कोई किसी जाति का है तो मतलब जाति का मतलब समझ लीजिए कि एक पर्टिकुलर कुछ चीज़ें हैं जिसकी बहुत सारी फ़ोटोकॉपी इकट्ठा कर दी गई हैं। एक तरफ कुछ हैं, बहुत फ़ोटोकॉपी उधर इकट्ठा कर दी गई हैं। हालांकि वो आप कहते हैं कि वो फ़ोटोकॉपी एग्जैक्ट नहीं होती हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसकी फ़ोटोकॉपी में जिनको हम फ़ोटोकॉपी इसके कह रहे हैं, उसमें कुछ ओरिजिनल कॉपी उधर की हो सकती है, और उधर की बहुत चीज़ को फोटोकॉपी कहते हैं, उसमें कुछ इधर की ओरिजिनल कॉपी हो सकती है। ये बात ठीक है, इस पे कहीं किसी को कोई प्रश्न की बात नहीं है। लेकिन आप किसी भी चीज़ से, स्त्री के हाथों वो चले गए जिनके लिए स्त्री अभीष्ट थी, समाज के हाथों वो चले गए जिनके लिए समाज अभीष्ट था। जो जिससे पीड़ित है, ऐसा तो नहीं है कि रास्ता चलते हुए समाज जो है किसी को जाकर के, अच्छा समाज के एक तत्व हैं जो रास्ता चलते हुए भी कर देते हैं, लेकिन उसको स्वीकारना न स्वीकारना उसके अपने ऊपर है। श्रवण कुमार पर भी चीज़ें डाली गई थी। श्रवण कुमार का बड़ा अच्छा विमर्श है उसमें रामायण में, उसको देखेंगे तो श्रवण कुमार कोई ब्राह्मण कुमार तो था नहीं, लेकिन उसके लिए वो सारे सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग वाल्मीकि ने किया है। महर्षि, मुनि, सारी चीज़ें की हैं। और उसके पिता ये भी कहते हैं कि अब जब तुम नहीं होगे तो अग्निहोत्र कौन करेगा, संध्या कौन करेगा, यानी ये सब चीज़ें करता था, कहीं कोई ऐसी बातें नहीं थी बस। लेकिन उसके अंदर ये बल था कि वो निकल गया था बाहर, यात्रा में निकल गया था, उसकी अपनी यात्रा से इन सब रूढ़ियों से मुक्त हो गया था। मतलब ये है कि आत्मबल जो है वो। लेकिन एक बात बहुत ध्यान देने की है, और ये बहुत कठोर सच्चाई है, जो समाज का जो अंग अपने आप को सामाजिक अन्याय का सबसे ज़्यादा शिकार कहता है, सबसे ज़्यादा संगठित समाज भी उन्हीं का है, और सब सामाजिक स्तर की सबसे ज़्यादा जड़ता उन्हीं में मिलेगी आपको, उसी पर्टिकुलर समाज में। जैसे आप एक तरफ तो ये चाहते हैं कि समाज ये तय ना करे कि हमें कैसे रहना है, क्या रहना है, हम पे कोई परिभाषाएं न थोपे, लेकिन हम अपना एक सुदृढ़ समाज बना करके और अपनी संख्या के सहारे जो चाहें वो उत्पाद करें। तो ये तो फिर संघर्ष चलेगा। आप अपनी संख्या देखिए,
जब आप अपने संख्या बल के सहारे कोई सत्य प्रतिष्ठित करने का प्रयास करेंगे, तो जब उधर की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो अपनी संख्या के सहारे आपके सत्य का विरूपण करके अपना सत्य प्रतिष्ठित करने की कोशिश करेंगे। तो सो कॉल्ड सत्य जो है उनका, ये संघर्ष चलता रहेगा समाज में। इसको बहुत ईमानदारी से देखने की जरूरत है। हाँ, ये एक मतलब सामाजिक विमर्श और बहुत जटिल विमर्श है, तो हम थोड़ी दिशा भी उधर भटक रहे हैं। और उसको भी बहुत कई अच्छे तरीके से देखने की आवश्यकता है। मैं बहुत तटस्थ होकर के कई बार मैं इन विषयों को देखता हूँ। खासकर एक प्रसंग आया एक बार, जब जिस तरफ आप संकेत करते हैं कि जो जातीय वैमनस्य जो समाज में चल रहा है, तो उस जातीय वैमनस्य के मूल में दो बातें काम करती हैं कि एक वर्ग जो नंबर में बहुत थोड़ा है, वो सहस्त्राब्दियों तक हम पे अत्याचार करता रहा। आप वो बात समझ रहे होंगे जो मैं कहना हाँ, मैं समझ गया, बिल्कुल समझ रहा हूँ। तो मैं उस जो वर्ग कहता है कि सहस्त्राब्दियों से हम पे अत्याचार करता रहा वो वर्ग, जब मैं उनके बीच बैठता हूँ तो उन लोगों से मैं एक बात कहता हूँ हमेशा कि कभी ये मत कहिए कि वो हम पे सहस्त्राब्दी विमर्श, वो हम पे अत्याचार करते रहे। उसका एक कारण क्या है, ये उनको क्लीन चिट देने की बात नहीं है करने के। जो इसने अपराध किया उसके अपराध अपनी जगह हैं, लेकिन इसमें इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक विमर्श काम करता है। मैं यदि दिन में 3-4 बार ये चिंतन करता रहूं कि हम 50 लोगों को 3 व्यक्ति मारपीट के चले गए, तो कहीं ना कहीं ये मेरे आत्मबल को कमज़ोर करता चला जाता है। दूसरी तरफ हमारा सत्य ये नहीं है कि मुझे कुछ लोग आए और मार के चले गए। हमारा सत्य ये है कि जब हम पे हमला हुआ, लोग हमको मारने लगे, तो मैंने किस तरह रेजिस्ट किया। हमारा सत्य वो है। अब बात समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ। मैं आपका संकेत में बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। तो हमें उससे क्या होता है कि पीड़ा की अभिव्यक्ति पीड़ित ही करती है। अपनी पीड़ा से निकलने के लिए आपको प्रशस्त होना पड़ेगा, तो फिर आपको विमर्श भी उस तरह से देखना पड़ेगा। जैसे जब हम कहते हैं कि मुगलों ने हम पे बहुत अत्याचार किया, अंग्रेज़ों ने हम पे बहुत अत्याचार किया, तो कहीं ना कहीं उस समय के हिसाब से भी देखें, आज के समय के हिसाब से देखें, ब्रितानियों की संख्या आज भी हमारी भारतीयों की, जितना बचा हुआ भारत है, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो निकल गए, उनको छोड़ दीजिए, जो बचा हुआ भारत है, यहाँ की संख्या से मतलब कितनी हिस्सा है ब्रितानियों की संख्या आज। और सारे ब्रितानी तो नहीं आए थे आप पर अत्याचार करने, बहुत सीमित संख्या में आए थे। तो जब आप ये बात कहते हैं, तो अगर पूरा ब्रिटेन भी उठ करके आ जाता आज और इतने बड़े देश को परास्त करके चला जाता, तो जब आप इस बात को डंके की चोट बार बार पीड़ित दिखाने के लिए अपने आप को जो आप कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह रहे होते हैं कि हम 100 लोग कितनी सहजता से 10 लोगों द्वारा पीटे जाते हैं। तो उन 10 लोगों के प्रति एक हमारे अंदर एक हीनता आती है, उनके प्रति एक विशिष्ट बोध आता है, इसीलिए आप अनुसरण भी उन्हीं का करने लग जाते हैं। हाँ, अंग्रेजों के गुलाम रहते रहते हम, अंग्रेजों ने हमें नहीं कहा कोट पैंट पहनो, कभी नहीं कहा, लेकिन हम पहनने लगे, क्योंकि वो धीरे धीरे उसको हमने सुपीरियरिटी का एक सिंबलाइज कर लिया। बहुत भीतर बैठ गई ये बात कि इनके अंदर वैशिष्ट है, तो वैशिष्ट उनके हर चीज़ में दिखने लगा, उनके जूते में, उनके टोपी में, हर चीज़ में वैशिष्ट दिखने लगा। वो हम अपनाते हैं। यही हाल मुगलों के विषय में भी है, यही हाल मुगलों के विषय में भी है। और इसी बात को जब अपने यहाँ बहुत आंतरिक समाज पे ले आते हैं, तो वहाँ भी यही संघर्ष जाके लागू हो जाता है। विकृतियाँ रहेंगी, विकृतियाँ थीं, और विकृतियों ने दोनों पक्षों को प्रभावित किया है, लेकिन उससे निकलना अगर कोई चाहे, विषय ये भी होना चाहिए कि भाई निकलें कैसे। तो सबसे पहले तो इस आत्महीनता को त्यागना पड़ेगा। वो आपकी उस तरह से और उस जड़ता से भी निकलना पड़ेगा। आपकी सारी बातें, क्योंकि जातीय आग्रह उपेक्षित वर्ग में ज़्यादा होता है। उसका कारण भी ये है ना, उसका कारण है, उसकी गलती नहीं है। कारण ये है कि चूंकि वो मात्र जातीय पहचान से उपेक्षित हुआ है, इसलिए उसको लेकर के उसके अंदर जड़ता आ जाती है। ये तो इस दृष्टि से भी इसका विमर्श करना जरूरी है। संपूर्ण विमर्श। खैर, हम दूसरे ट्रैक पर चल रहे हैं, है ना, उस पर अभी प्रवेश करें तो बहुत सारे इसके विपक्ष में भी बिंदु हैं जिस पे कभी हम दिशा हम जो है बदल लेंगे। नहीं, निश्चित ही इस पर चर्चा की जानी चाहिए। हर विषय को बड़े मुक्त मन से उसका विमर्श बहुत आवश्यक है। मैं पहले कह चुका हूँ कि किसी निष्कर्ष
निष्कर्ष हाँ, बुद्धिजीविता की इसलिए पराजय है, इस निष्कर्ष पे नहीं पहुँचते, लेकिन अभी इस पे विमर्श जो है हाँ, उसको विमर्श। आप लेके चलते रहें। तो खैर ये एक बिल्कुल अलग विमर्श है, हम उसमें बहुत ज़्यादा प्रवेश अभी नहीं करते हैं। तो हम गोत्र की जब बात कर रहे थे, मूल हमारा विषय गोत्र, जाति और वर्ण था। तो गोत्र की जब बात कर रहे थे तो उसमें आपने एक बात कही कि गोत्र या वर्ण बहुत हद तक देश पर भी निर्भर करता है, या देश का मतलब स्पेस से मैं ले रहा हूँ। तो उस देश का क्या आप आपके हिसाब से अर्थ है? देखिए, देश के दो तरह के अर्थ होते हैं। जो मूल अर्थ देश का है वो व्यक्त के आसपास का अर्थ देता है, जिससे आप अपने आप को व्यक्त कर ले जाएं, वो देश है। और जो लोक जीवन में जो देश की जो मान्यता रही वो भौगोलिकता से जुड़ी रही, उनके पैरों से जुड़ी रही। जैसे देश का सबसे पहले परिसीमन जो है पक्षियों ने किया, लोक ने उसी को स्वीकार लिया। अपने घोंसले से पक्षी इतना दूर उड़कर जाते हैं कि संध्या होने पर वापस वहीं तक लौट आएँ। गौएं भी इतनी दूर तक जाती हैं कि चर करके और अपने स्थान पर लौट आएँ। मनुष्य ने भी देश की यही परिभाषा उठाई, सुबह चल के अपने पैरों पर शाम को जहाँ तक जाकर शाम तक लौट सकता है, इसी को उसने अपना देश माना। और उसी से अपने आप को उसने अभिव्यक्त करना शुरू किया। लेकिन आंतरिक स्तर पे इसके जो अंतर्निहित आयाम हैं, उसमें देश का अर्थ बहुत व्यापक है। जिस व्यक्त के जितने भी आयाम हो सकते हैं वो सब देश के ही विषय हैं। जैसे जो कुछ देखा हुआ, साक्षी की स्थिति में देखा हुआ, जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है किसी भी रूप में, वो या तो उपदेश होगा या तो उसको कहने वाला देशिक होगा। क्योंकि जिससे अपने आप को व्यक्त करते हैं उसके जितना निकट कोई बिठा दे वो उपदेश होगा, और जो बिठा दे वो देशिक हो जाएगा। और देश और दृश्य जो है कहीं ना कहीं, और जिसके देश और दृष्टारा का संबंध है। अच्छा। दृश्य का नहीं है। अच्छा। दृष्टा का संबंध है देश के साथ। दृष्टा जो कुछ देख ले। अच्छा, वहाँ देख ले में भी यही है कि बहुत लोग जो है, लोक का पक्ष क्या है कि वो बहुत वस्तुतः देखता है। तो वस्तुतः जब देश की बात करेंगे तो भौगोलिक होगा। एक आर्क बनाएंगे आप पैदल चलने वाली उस व्यवस्था में। लेकिन जब उसके अंतर्निहित विमर्श होंगे, उसके अंतर्निहित विषय में जब विमर्श होगा, तब वहाँ पर कि जो दृष्टा की स्थिति है वो जिन जिन आयामों पर व्यक्त होती है वो सब देश होगा। तो जिन आयामों व्यक्त हो रही है वो दृष्टा की स्थिति, वो सत्य जो दृष्टा देखता है, उसके निकट बिठाने के सारे उपक्रम उपदेश हो जाते हैं, उसकी तरफ प्रेरित करने के सारे उपक्रम उपदेश हो जाते हैं, और प्रेरित करने वाला देशिक हो जाता है। और जिन चीज़ों से प्रेरित करता है वो देशना हो जाती है। देश और देशना में भी एक ये इस तरह का संबंध है। तो देश गोत्र को किस प्रकार प्रभावित करता है, या गोत्र से देश का क्या संबंध है? देश का संबंध वही है, हमने कहा कि जो भी दृष्टा की स्थिति में जो कुछ है, जो देखा गया, और उसकी तरफ आपको प्रशस्त करने के जितने भी उपक्रम हैं, जिसको आप उपदेश कहते हैं, इससे गोत्र इस अर्थ में जुड़ा है कि जो आपकी स्मृतियों से बना जो शरीर है, जो प्राणतंत्र आपको इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान से बनेगा, जिसमें देशनाएं महत्व की रखती हैं। देशिक ही वो, एक गोत्र तो देशिक का चलता ही है, और देशिक का गोत्र प्रसार बड़ा होता है। क्योंकि देशिक से के जैविक परंपरा से जुड़ने वाले कितने हो सकते हैं? आपके पुत्र कितने हो सकते हैं? 10 शिष्य हो सकते हैं, 1000, 1 लाख। तो देशिक का प्रसार बड़ा होता है हमेशा। निश्चित, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विमर्श है कि इस दृष्टिकोण से मतलब सोचने की आवश्यकता है कि देश और गोत्र या देश से अपने अस्तित्व को कैसे जोड़ा जा सकता है, और अपने जो इंद्रियों का प्रसार है वो देश और देशना से कैसे जुड़ता है। ये बहुत वस्तुतः, हाँ, जो वस्तुतः जो
देश है वो भौगोलिकता से जुड़ा हुआ है, वो आपके इंद्रियों प्रसार से जुड़ा है, हम्म, आपके पग प्रसार से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो उसका जो तत्वतः जो उसका विमर्श है वो आपके श्वास प्रसार से जुड़ा हुआ है। जी। अब चूँकि गोत्र, देश और जाति पे बातचीत हो गई, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु जो अभी छूट रहा है, हम लोग इंटरव्यू के लगभग इस बातचीत के लगभग अंतिम चरण में हैं। तो अभी जो इसमें एक जो बड़ा बिंदु छूट रहा है वो है वर्ण। तो गोत्र, जाति और वर्ण, इन तीनों में क्या संबंध है? क्या वर्ण से गोत्र का क्या संबंध है? जाति का संबंध तो समझ में आता है कि एक वर्ण के अंदर विभिन्न जातियां हैं, इस तरह का एक वर्गीकरण है, परंतु गोत्र से वर्ण का क्या संबंध है और वर्ण क्या है? देखिए, वर्ण का शाब्दिक अर्थ तो रंग है। रंग का मतलब यह है कि किसी चीज़ को देखना। सबसे देखने की सबसे पहली सुविधा रंग है। देख कर किसी चीज़ को पहचानने की भी सबसे पहली सुविधा वर्ण है। ये हरा है, लाल है, पीला है। आपके किसी गुण विशेष, किसी अभ्यास विशेष को भी हम रंग कह के देखते हैं। तो पुरुषोत्तम जी तो अपना रंग दिखा दिए, है ना। तो वर्ण जो है वो अभिव्यक्त करता है हमारे एक कलेक्टिव बिहेवियरल पैटर्न को, एक जो समावेशी अभ्यास हैं हमारे व्यक्तिगत स्तर पे, उसको अभिव्यक्त करता है। लेकिन सिर्फ हमारे ही नहीं, सृष्टि की जितनी चीज़ें हैं सब पर ये लागू होती है। जैसे चार वर्ण की बात जो लोग करते हैं, तो भारतीय मनीषा ने सिर्फ मनुष्यों के लिए चार वर्ण नहीं बनाए थे। अच्छा। वृक्षों के भी चार वर्ण हैं। पलाश ब्राह्मण वर्ण का वृक्ष है। कोई वर्ण जो है ये बिल्कुल नई बात है। मिट्टी का भी वर्ण होता है। वास्तु के पुस्तकों में देखेंगे तो आप कहेंगे मिट्टी का रंग पीला है तो ये ब्राह्मण वर्ण की मिट्टी है। अच्छा। और यहाँ आप कोई व्यावसायिक प्रतिष्ठान ना बनाएं, मंदिर आदि बनाएं तो ठीक रहेगा। इसको थोड़ा सा और विस्तार से बताएं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे जो दर्शक होंगे उनको ये बात मैं बिल्कुल इसमें जितने बिंदु हो सकते हैं, जितना संभव होगा मैं उसकी चर्चा कर दूंगा। कि वर्ण जो है ये जो है सर्वभूत और सात्विक है। ये जितने भी लिविंग एंटिटीज़ हैं और जितने भी जिनको आप अचेतन कहते हैं, है ना, लेकिन वो भी जड़ नहीं होते हैं, उन सब पे लागू होता है। नदी, समुद्र, मिट्टी, पानी, हवा, वृक्ष, जीव जंतु, सब पर लागू होता है। ये इसी से पता चलता है कि ये किसी व्यक्ति द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। पूरे संसार की जितनी भी चेतनाएं हैं, वो चेतनाएं चाहे मूक चेतनाएं हों और चाहे अभिव्यक्त चेतनाएं हों। जो बोल के अपने गुणों की व्याख्या नहीं कर सकता, वो भी अपने अभ्यास से अपने गुणों का संकेत देता है। जी बिल्कुल, है ना। और अभ्यास ही नहीं, कई गुणों की संकेत तो उनकी उपस्थिति से हो जाती है। तो किसी वृक्ष का कोई गुण है तो उसकी उपस्थिति उसका संकेत है। फूल खुशबू देता है, उसकी उपस्थिति उसका संकेत। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो ऐसे जितने भी इसमें चेतनाएं हैं संसार में, सब कुछ अपने होने से, कुछ अपने कहने से, कुछ अपने व्यवहार से अपने वैशिष्ट का परिचय कराती हैं संसार को। इसी से उनके व्यवहार का पैटर्न चलता है। इसी को मनीषियों ने इस बिहेवियरल पैटर्न को चार तरह से पहचाना, तीन तत्वों के सहारे, सत, रज और तम। तीन तत्वों के सहारे उन्होंने चार कैटेगरी में इसको पहचाना। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि उन्होंने कैटेगराइज नहीं किया, पहचाना। अच्छा। सबसे आसान आलम्ब लीजिए इसको समझने का। आपने पीरियोडिक चार्ट देखा होगा एलिमेंट्स का, है ना। तो जो पीरियोडिक चार्ट है एलिमेंट का, उसमें क्या है, अलग अलग तत्वों के गुणों को पहचान करके वायु को वायु के कॉलम में, रेडियो एक्टिव को रेडियो एक्टिव के कॉलम में, मेटल को मेटल में, नॉन मेटल को नॉन मेटल में, ऐसे उन्होंने संयोजित कर दिया। हाँ बिल्कुल, है ना। अब जो उन्होंने बनाया पीरियोडिक चार्ट, पीरियोडिक चार्ट में कहीं भी ऐसा, पीरियोडिक चार्ट को आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने
उसको हालांकि आम बोलचाल के विज्ञान में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, लेकिन वो क्लासिफिकेशन नहीं है, वो आइडेंटिफिकेशन है उनके। जी। आप कैसे क्लासिफाई करेंगे भाई? जो रेडियो एक्टिव है वो रेडियो एक्टिव होने उसने स्वयं चुना है, मतलब उसकी अपनी नैसर्गिकता है। हमने उसको कैटेगराइज नहीं किया, हमने उसको रेडियो एक्टिव के बीच रूप में पहचाना और उसके लिए एक अलग चार्ट बना दिया। हमने धातु के गुणों, कुछ गुण तय कर लिए धातु के कि कैसे अभिव्यक्त करती है अपने आप को, फिर एक क्रम में धातुओं को संयोजित कर दिया, एक क्रम में गैसों को संयोजित कर दिया। तो ऐसे ही सृष्टि को 4 बिहेवियरल पैटर्न में इसको संयोजित कर दिया गया। ये चतुर्वर्ण की व्यवस्था है, ठीक है। ये सोशल ऑर्डर नहीं है कहीं से भी, ना कोई रिलीजियस मैंडेट है। ये दोनों बातें बहुत समझने की हैं। ना तो ये सोशल ऑर्डर है, ना रिलीजियस मैंडेट है, ना ही कहीं से भी ये क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण नहीं है, क्योंकि ये 4 वर्ग नहीं है, क्योंकि ये वर्ग नहीं है कहीं से भी, इसको वर्गीकरण नहीं कह सकते। ये सिर्फ जैसे वो ऑलरेडी हैं उनको देख करके ये पहचान लिया गया, इनमें सतोगुण अधिक है, इनमें ये गुण अधिक है, इनमें ऐसा है, ऐसे पहचान लिया गया। उसके आधार पे उनके लिए एक पहचान मनीषियों ने अपने समझ के लिए कर ली बस, जो बाद में वर्ण या जाति के संदर्भ में रूढ़ हो गई। जैसे अलग अलग स्टेज की कोई बीमारी ही है तो अलग अलग स्टेज की बीमारी होती है। हमें क्या है नहीं, लेकिन डॉक्टरों ने अपने समझने के लिए अलग अलग स्टेज की चीज़ें, बीमारी को अलग अलग तरह से डिफाइन कर लिया कि इसको ये कहें, इसको ये कहें। ये मनीषियों के विमर्श के लिए था, ये उठाकर किसी पे इम्पोज नहीं किया गया। वो चार चीज़ें जो हैं वो उनके बिहेवियरल पैटर्न को डिफाइन करती हैं। मतलब ये तो बेहद वैज्ञानिक व्यवस्था समझ में आती है। नहीं, मूल संकल्पना यही रहेगी। अब जड़ता कैसे आ गई? जो प्रश्न आपका है, जड़ता ऐसे आ गई जब इसमें कर्म सिद्धांत को जोड़ दिया गया और पूर्व कर्म के सिद्धांत को जोड़ दिया गया। तो फिर एक विमर्श यह आया कि चूंकि आपने इस जन्म में जो सात्विक बिहेवियरल पैटर्न पाया है, ये आपके उस पूर्व जन्म के उसका परिणाम है, और इस जन्म में जितना सात्विक करेंगे अगले जन्म में भी उतना ही सात्विक, मतलब इस कैटेगरी में बने रहेंगे। मतलब आप धातु हैं, ये आपके पिछले जन्म का कुछ कर्म है, और आगे भी धातु बने रहने के लिए आपको ये कर्म करते रहने हैं। इससे फिर एक विमर्श ये उठा कि जब कोई व्यक्ति पूर्ण सात्विक होकर के भी लेकिन किसी ऐसे वर्ग से संबद्ध कर दिया गया समाज द्वारा जो सात्विक वर्ग नहीं मानी जाती, कोई तामसिक, कोई राजसिक वर्ग, कोई या तामसिक कोई वो है वर्ग है, तो वहाँ पर फिर ये कहा गया कि नहीं भाई ठीक है, आप ब्राह्मणों जैसे गुण हैं, आप क्षत्रिय घर में पैदा हुए, तो आप ब्राह्मण गुण प्रधान क्षत्रिय हैं, लेकिन ब्राह्मण नहीं। लेकिन ब्राह्मण नहीं। हाँ, उसका कारण क्या है? कहेंगे कि चूंकि वो एक जो इतने पिछले जन्मों में जो आप क्षत्रिय थे ना पिछले, उसकी वजह से तो एक हुए हैं अभी, तो अगले अगर 20 जन्मों तक आप होते रहेंगे ब्राह्मण वृत्ति में, क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण वृत्ति में बने रहेंगे, तो फिर आगे जाकर के फिर आपको वहाँ कर लेंगे, क्योंकि फिर वो सब चीज़ें जोड़ी जाने लगी उसमें। तो जड़ता फिर यहाँ से आनी शुरू होगी। अब समाज तो विकृत कर ही देता है। इसमें एक चीज़ बहुत स्पष्ट रखिए, क्या सही है क्या गलत है, इसका विमर्श किनारे रख करके ऐसा क्यों हुआ और इसके होने से क्या क्या समस्याएं हैं, इसका चिंतन आप आराम से कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और आदर्श स्थिति और जो व्यवस्थाएं बनी होंगी फिर उसके विकृत होने की जो प्रक्रिया हुई, उस पर आपने बेहतर ढंग से बताया। हम ये समझना चाह रहे थे कि गोत्र और वर्ण में क्या संबंध है? क्या जैसे कि गोत्र आपने वही बुनियादी बात की, जेनेटिक और जो इंद्रियगम या फिर जो इंद्रियों के प्रसार या ज्ञान से संबंध है, उससे लेकर के वर्ण, चूँकि वर्ण भी तो गुणों का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, जो गोत्र है वो आपके शरीर का विज्ञान है, और जो वर्ण है वो आपकी साइकोलॉजी है, ठीक है, वो आपके चित्त का विज्ञान है। प्राण तंतु से शरीर बनता है, हाँ, उनकी अपनी उसकी अपनी एक ओरिएंटेशन, एक तरह की एप्टीट्यूड होती है, उससे जुड़ी हुई प्राण तंतुओं की। इस आधार पे आप संबंध जोड़ सकते हैं, लेकिन आपका पूरा का पूरा बिहेवियरल पैटर्न जो है आपके सिर्फ प्राण तंतुओं
जो आपको जैविक रूप से मिले उनसे चलेगा। ये भी वैज्ञानिक रूप से कहीं प्रतिष्ठित नहीं है। न ही भारतीय मनीषा ने ही कहीं इस तरह को प्रतिष्ठित किया है। तो गोत्र और वर्ण की बात करते हुए हम लोग लगभग वर्ण की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट कर ही चुके हैं। एक चीज़ जो मुझे बार बार मेरे मन में प्रश्न आ रहा था काफ़ी देर से कि गोत्र परिवर्तन को लेकर के आपने एक बार तो बताया परिवर्तन की, अगर पिता का गोत्र ये है तो वो अगर परिवर्तित करना चाहे तो उस गुरु के जो कुल का गोत्र हो तो उसको धारण करने से वो गोत्र परिवर्तन हो जाता है। हालांकि फ़िलहाल की जो सामाजिक स्थिति है उसमें ये संभव नहीं है, क्योंकि वो जो ऋषियों की बात आपने की थी वो अभी जब तक वो कोई अगला मनवंतर नहीं आता है तब तक हम फिर नए गोत्र को इस प्रकार धारण नहीं कर सकते, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मैं गलत नहीं। नहीं, आप क्यों नहीं कर सकते? जैसे मैं वत्स गोत्रीय हूँ और मेरा कोई शिष्य होगा तो मेरे गोत्र का उपयोग कर सकता है। तो यहाँ तक तो बात स्पष्ट है। तो या तो वो गुरु के गोत्र को धारण कर ले या पिता का गोत्र जो है सो है। यहाँ गुरु के गोत्र का मतलब ये नहीं कि गुरु के नाम का ही गोत्र, जो गोत्र गुरु धारण करता है वह कर सकता है। तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, इसमें कोई समस्या ही नहीं है, सामाजिक समस्या भी नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अब मैं एक और चीज़ समझना चाह रहा था कि जैसे किसी स्त्री का जो गोत्र होता है तो जब वो विवाह करती हैं तो उनका गोत्र वहाँ पर बदल जाता है। तो वहाँ पर ना तो उसके पिता का गोत्र है वह, ना तो उसके गुरु का गोत्र है वह, तो वह किस प्रकार बदलता है? उसमें कौन सी अवधारणा काम करती है? स्त्रियों में सबसे गहरी होती है स्मृति। स्मृति का मतलब कि इंद्रियगम में जो कुछ मिला, और तमाम स्मृतियों में सबसे गहरी होती है स्पर्श की स्मृति। स्त्रियां जिस भी पुरुष के जिससे उनका ब्याह होता है या जिसके प्रति वो प्रेम में हो या जिसके वो संसर्ग में हो, उसी की पूरी स्मृति को वो ओढ़ लेती हैं। उसी की पूरी स्मृति उनमें व्याप्त हो जाती है। अपना अस्तित्व थोड़ा तो स्त्रियों का गोत्र जो है वो ये तो उस स्त्री पर है कि वो विवाह करे रविन्द्रनाथ टैगोर के उस प्रेयसी की तरह, और प्रेमी को स्पर्श ना करे तो गोतंत्रण नहीं होगा। लेकिन स्त्रियों में स्पर्श की स्मृति इतनी गहरी होती है कि वो पूरी तरह से उन्हीं चीज़ों को अपने ऊपर उतार लेती हैं। तो ऐसे में उनका गोत्र अंतरण किया नहीं जाता है, हो जाता है। गोत्र अंतरण एक प्रकार से क्या, क्योंकि गोत्र अंतरण, मैंने बार बार कहा कि गोत्र कोई सामाजिक, कोई सोशल ऑर्डर नहीं है, है ना। वो अपने आप हो, जैसे आप गए, आप गुरु के पास पढ़े तो आप गुरु के गोत्र के अधिकारी हो गए। ऐसा नहीं कि मैंडेटरी कर दिया उसने कि मेरा ही प्रयोग करोगे, लेकिन आप अधिकारी हो गए। उसके अधिकारी होने का मतलब कि अब उन चीज़ों को आप ओन करते हैं। लेकिन स्त्रियों में तो ये सिर्फ अधिकारी होना नहीं होता, ये तो एक तरीके से इम्पोजिशन ही तो है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। इम्पोज करना तो है नहीं, क्योंकि सोशल ऑर्डर नहीं है तो इम्पोज करने की कोई विषय नहीं है। लेकिन स्त्रियों में यह है कि यदि कोई स्त्री अपने पिता के बहुत निकट है तो जब तक वो पिता के पास होती है तब तक पिता का गोत्र चलता है उस जैविक क्रम में। स्त्रियां भी गुरु के माध्यम से अपने गोत्र का अंतरण कर सकती हैं बिना विवाह के, जो पुरुषों के लिए व्यवस्था है। जिस गुरु से वो पढ़ें उस गुरु के गोत्र का प्रयोग कर सकती हैं, उसमें भी दिक्कत नहीं। इस प्रकार में कोई भी परेशानी नहीं। लेकिन जब स्त्रियां किसी पुरुष के संसर्ग में आती हैं विवाह के बाद, तो उनका गोत्र अंतरण हो जाता है स्वाभाविक रूप से, क्योंकि उनका जो एक परसेप्चुअल बॉडी, उनकी जो एक परसेप्चुअल मेमोरी की जो बॉडी बनेगी वो फिर एक नए सिरे से बनेगी। तो कहीं न कहीं उनका जो पुराना अस्तित्व है वो क्षरित होता है और वो एक नए अस्तित्व को धारण करती है। बिल्कुल। स्पर्श की स्मृति के साथ एक बड़ी रोचक बात यह है कि जैसे अभी आप कभी सर्प का स्पर्श करें जो थोड़ा खुरदरा हो, कुछ दिन बाद एक सर्प, तो जब सर्प का आप स्मरण करेंगे तो खुरदरेपन हाथ में उसका स्पर्श की स्मृति आएगी। कुछ समय के बाद जब आप किसी ऐसे सर्प को स्पर्श करेंगे जो चिकना होगा, तो अब जब कभी आप सर्प का स्मरण करेंगे तो चिकने वाली स्मृति आएगी, वो रिप्लेस हो जाती है। स्त्रियों में स्पर्श की स्मृति बहुत गहरी होती है।
तो जिसके और स्पर्श सिर्फ भौतिक नहीं है, भावनात्मक होता है। वैसे भी स्पर्श का विज्ञान बहुत गहरा होता है, जिसको आप जिन भी चीज़ों का आप स्पर्श करते हैं उनसे आप प्रभावित होते हैं और उसके प्रभाव में भी आ जाते हैं। जैसे बर्फ़ को अगर आप हथेली पे रखेंगे तो आपके हाथ की गर्मी से वो पिघलेगा और उसकी ठंडी से आपका हाथ ठंडा हो जाएगा। दोनों तरफ से प्रभाव होते हैं। लेकिन ये तो बहुत भौतिक स्तर की चीज़ें हैं। जब स्त्री के विषय में आती है, जब स्त्री के विषय में आते हैं तो ये एक अलग इसके आयाम देखने को मिलते हैं जिस पर कम चर्चा की गई। स्त्रियों में स्पर्श की स्मृतियाँ इतनी गहरी होती हैं और कई अर्थों में, और वो स्पर्श सबसे ज़्यादा भावनात्मक होता है। अगर समय होता तो मैं ये ज़रूर पूछता, भावनात्मक इस अर्थों में होता है, गहरी होने के पीछे का कारण क्या है? और स्त्रियों में जो भावनात्मक स्पर्श जो होता है वो बहुत गहरा, इसीलिए कहा जाता है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनसे कहते हैं कि आप ऐसे लोगों का स्मरण चिंतन करें, नहीं संभव है तो चित्र लगा देते हैं लोग, क्योंकि उसको भावनात्मक रूप से जो भी छुएगा उस स्त्री को वैसा ही उसका पुत्र पैदा हो जाएगा। उसके अंदर ये गुण है कि वो अपने जैसी भावना करेगी वैसा वो, ये मैंने सुना उसका तो पुत्र जो है उस तरह से पैदा हो जाएगा। तो स्त्रियों का गोद अंतरण इस अर्थ में हो जाता है कि जब वो किसी भी तरह के स्पर्श में आती हैं संसर्ग से किसी पुरुष के, चाहे वो और जो स्पर्श होगा वो भावनात्मक और शारीरिक हर स्तर पे होगा, बड़े व्यापक स्तर पे होगा। हाँ, उसमें ये विकल्प है कि यदि कोई स्त्री विवाह के बाद भी मुक्त रहे, निर्लिप्त रहे, अपने साधुत्व में रहे तो उस पर नियम लागू नहीं होंगे। तो इसलिए कोई इम्पोजिशन नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अंतरण हो जाता है, मतलब कि ऐसा हो सकता है। हाँ, लेकिन ऐसा हो जाना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा। वही मैं कह रहा था कि कोई अगर इम्पोजिशन नहीं है तब तो ये बिल्कुल सामान्य व्यवस्था और बेहतर और वैज्ञानिक व्यवस्था है। और अगर इम्पोजिशन है उसमें कि अगर आप विवाह करते हैं तो स्त्री का गोत्र वही हो जाना चाहिए जो कि पुरुष का है, तो फिर उसमें थोड़ी सी एक दबाव या एक सामाजिक समस्या मुझे मालूम होती है। लेकिन खैर इसमें है नहीं, जैसा कि आपने स्पष्ट किया। अब एक अंतिम प्रश्न जो बचा है वो मैं पूरा करके इस बात को समापन की ओर ले जाऊँगा। वह प्रश्न ये है कि जैसे विवाह के मामले में देखते हैं तो सगोत्री विवाह को हमारे जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है उसमें मना किया जाता है, उसमें आप उसका वर्जना है उसकी। परंतु कई ऐसे धर्म हैं जिसमें जो एक ही कुल में विवाह या एक ही गोत्र में, हालांकि गोत्र की संकल्पना सभी में है नहीं, फिर भी जो एक जाति में विवाह कहें तो उसमें उसको या एक वंश में विवाह, वंश ज़्यादा अधिक शब्द माकूल शब्द मुझे लग रहा है वहाँ पे, एक वंश में विवाह को मान्यता देते हैं अधिक से अधिक। तो वो कितना, वो उसमें और इसमें क्या वैज्ञानिकता में क्या अंतर है? क्या उसमें ऐसी कोई समस्या है या फिर हम में कुछ सुधार की आवश्यकता है? क्या है ये? देखिए, क्या सही क्या गलत इसका विमर्श तो हाँ हम छोड़े हुए हैं पहले ही। बिल्कुल। तो सुधार और उसकी आवश्यकता तो तब निर्धारित होती है जब आप किसी सर्टेन पॉइंट पे ये राजी हो जाएं कि यहाँ सही है यहाँ गलत है। हम अगर आधार देखें तो जैसे हमारे जो अभ्यास हैं इनका ये आधार है, तो वैसे उनके अभ्यासों के भी उनके अपने आधार हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट करनी जरूरी है, आपने कहा कि गोत्र की वैसी व्यवस्था वहाँ नहीं है। अब्राह्मिक पंथों में भी गोत्र की व्यवस्था है और वो ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति अलग रूपों में है, अलग तरह से डिनोट होती है। तो जैसे अरबी राजाओं के नाम देखेंगे, सलमान बिन रशीद बिन ये बिन वो, तो बिन क्या है? या महिलाओं के नाम देखेंगे तो बिंत पिता का नाम। हाँ, परंपराएं चलती हैं। ईरान में देखिए अली जादे, यूसुफ जादे, जादे जायते, है ना, जई, और आर्मेनिया में बयान। तो कुल परंपरा लेके चलते हैं। जैसे हाकब बयान मतलब जैकब के घर में पैदा हुए। कोई यूसुफ जई है, कोई हामिद जई है, कोई कर जई है ना, कोई
जो है अलीजादे है। अब जायदे जायते शब्द ही है, संस्कृत हाँ, का हाँ, मूलतः वो अवस्था से होकर चला जाता है। हम्म, शाहजादे है, जायते शाह कुल, हम्म, शाह के कुल में जो पैदा हुआ। हम्म, तो अब अलग अलग तरीके से उनके यहाँ है, हम्म, लेकिन मूल विमर्श ये है कि वो अपने उसमें विवाह कर लेते हैं। हम्म, चूँकि जो अब्राहमिक रिलीजन है हम्म, उनमें कम्युनिटी जो है ना, हम्म, मिल्लत, हम्म, वो बहुत महत्व की हम्म, है। जो मिल्लिया, जो जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जो मिल्लिया है ना, मिल्लत से आया है कम्युनिटी, उनके यहाँ मिल्लत बहुत महत्वपूर्ण है। और कम्युनिटी अच्छी होने के लिए सोसाइटी बहुत बढ़िया एक अच्छे धागों से गुथी हुई होनी चाहिए। वो लोग इसलिए विवाह करते हैं आसपास के परिवारों में। क्यों? क्योंकि जैसे मैं और आप दो भाई हैं, अब मेरा विवाह कहीं हुआ, आपका विवाह कहीं हुआ, हमने अपने बच्चों का कहीं किया, आपने अपने बच्चों का कहीं किया। अब क्या है कि हम दोनों बैठते हैं तो कभी चर्चा करते हैं कि भाई हमारा बेटा जो है वो अमेरिका रहता है, वो उनका फ्रांस रहता है, उनका ऐसे रहता है। जिन परिवारों हमने विवाह किया वो परिवार इतने दूर हैं कि हमारे आपके समधी और साढ़ू भी जो हैं सहजता से हमें नहीं मिलते हैं। अब्राहमिक पंथों में क्या है कि जैसे हम और आप भाई हैं, अब हमारा आपका निर्वाह हो गया, हमारे आपके बच्चे भी उतने अच्छे से निर्वाह कर ले जाएंगे चचेरे भाई के नाते, इसमें संदेह है। और उनके बच्चों के लिए तो फिर हम दोनों बस हो जाएगा कि हाँ इनके दादा और हमारे दादा भाई थे। आने वाली पीढ़ी में हो सकता है और हो जाए और एकदम अलग परिवार बने। तो वो क्या करते हैं कि जैसे एक पीढ़ी पुरानी होने लगे उसको रिन्यू कर देते हैं। इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति हमारे भतीजे होने में थोड़ा दूरी आ गई थी, दामाद होने में वो निकटता आ जाए। भतीजी होने में दूरी चली गई थी, बहू बन के वो निकटता आ जाएगी। या जो भतीजों के जो बच्चे जिनके दादा का मैं भाई हूँ, इतनी दूरी हो गई थी, उनका नाना बनने में मेरी सीधा उनसे संपर्क आ जाएगा। इससे कम्युनिटी स्ट्रेंथन रहेगी और फैब्रिक उसका कसा हुआ रहेगा समुदाय के स्तर पे उनके। हाँ, तो इसलिए चूँकि उनके चिंतन के मूल में मिल्लत है, कम्युनिटी, तो इसलिए उन्होंने ये रास्ता चुना। क्या इससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी कोई असर पड़ता है? कोई जैसे आपने जेनेटिक देखिए इसमें ये डिस्कोर्स चलते हैं, कई जेनेटिक्स कहते हैं कि ऐसा होता है और उसके कई वो भी हैं। मेडिकल साइंस की जितनी भी स्थापनाएं जीन को लेकर के हैं, किसी को निर्णायक नहीं माना जा सकता है। सब कुछ संकेत करती हैं। अगर आप बहुत गहरे से पढ़ेंगे, लाखों पेपर आपको रिसर्च गेट और तमाम जगहों पर मिल जाएंगे, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि कोई भी बहुत मजबूत निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। जैसे डीएनए की अपनी थ्योरी भी कोई बहुत मजबूत निर्णय देने की स्थिति में नहीं है। उसका एक बड़ा रोचक विमर्श है। डेविड रिच, जिन्होंने ये डीएनए थ्योरी पब्लिश की थी, डेविड रिच की डीएनए थ्योरी पे कुछ क्वेश्चन उनको भेजे गए कि जो डीएनए डाटा है जिसके आधार पे आप कहते हैं कि आर्य जो हैं वहाँ से आए थे पश्चिम से, तो क्या डीएनए डाटा कहीं से भी माइग्रेशन की दिशा और उसकी अवधि, उसके काल का संकेत करता है? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर एक थ्योरी उठी कि तो इधर से तो उधर से भी उधर जा सकते हैं। सही। तो इस तरह से कोई भी ये थ्योरी कोई निर्णायक नहीं बनाई जा सकती कभी। उसको उस विषय में जाना नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ कम से कम जा कर के आप एक कोई ठोस धरातल पाते हैं, उन चीज़ों पे तो फिर भी विमर्श किया जा सकता है। जीन को लेकर के बहुत प्रीकंसीव नोशन के साथ अब तक शोध हुए हैं। कुछ ने मात्र ये सिद्ध करने के लिए शोध किया है कि जो बातें हमारे यहाँ परंपरा में कही जाती हैं सही हैं, और कुछ ने ये नोशन लेकर शोध किया है कि परंपरागत बातों का निषेध करना है, इसलिए उसने हर हाल में काटने की कोशिश की। इसी बात पे हम इस चर्चा को विराम देंगे कि अगर जाग गए हो तो सोए हुए की तरफ मत देखना, नहीं तो तुम भी सो जाओगे। तो ये चर्चा काफ़ी गूढ़ रही और इसमें हमने लगभग उन सारे बिंदुओं को उस सारे बिंदुओं पर आपसे जानने का प्रयास किया कि गोत्र क्या है, वर्ण क्या है, जाति क्या है, कुल क्या है, और बल्कि हम उसके सामाजिक पक्ष पे भी थोड़ा गए और दार्शनिक पक्ष पे भी गए और थोड़ा से वैज्ञानिक पक्ष पे भी गए। तो
आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, फिर किसी अगली चर्चा में आपके साथ ऐसे ही बैठ के करते हैं, मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत